हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले बार जब हम लोगों ने डिस्कशंस किया था यूपी पीसीएस के 70 दिनों की स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो उस समय मैंने वादा किया था कि हम जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, है ना? उनको एक साथ क्लब करके, जैसे पॉलिटी का एक साथ क्लब करके, स्कीम से रिलेटेड एक साथ क्लब करके, एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक साथ क्लब करके, है ना? पिछले 7 सालों का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के साथ हम डिटेल्ड में डिस्कशंस भी करेंगे। देखिए, इसका मकसद क्या है? मकसद साफ है ना? मकसद जो है हमारा, देखिए, सबसे पहले है हमें पता करना क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, तभी आप बेटर आप अपना एफर्ट्स दे पाएंगे। दूसरा, हम एमसीक्यू अटेम्प्ट करने की रणनीति भी देखेंगे, कैसे हम गेस करेंगे, है ना? इसके ऊपर हमारा खासा जोर रहेगा। और प्लस में कंटेंट इनरिचमेंट, भरोसा करिए जो हम ये सेशंस करने वाले हैं उसके थ्रू आपका कंटेंट इनरिचमेंट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर स्कीम जैसे देखेंगे, स्कीम का जो मैं पिछले 7 सालों को कराने जा रहा हूँ, उससे आप देखेंगे कि क्वेश्चन रिपीट होंगे आगे आने वाले जो साल हैं उसमें भी। और इसमें भी आप देखेंगे पिछले कई सालों के जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट हो रहे हैं, है ना? तो पीवाईक्यू करने का ये काफ़ी अहम फ़ायदा है, विशेषकर स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम में जहाँ पे पीवाईक्यू बहुत रिपीट होता है। आप मेरे साथ जब अटेम्प्ट करेंगे अभी सवाल को, तो वहाँ पे आप देख गेस करना भी सीखेंगे, है ना? एमसीक्यू गेस करना, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है आप याद करके नहीं सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोग बार बार क्यों क्लियर कर रहे हैं प्रीलिम्स? क्योंकि उनके पास गैस वर्क काफ़ी अच्छा हो गया है ना। गैस वर्क, केवल गैस वर्क कहना बेमानी होगा, है ना? उसको कहते हैं इंटेलिजेंट गैस वर्क, है ना? तो इंटेलिजेंट गेस वर्क करेंगे हम लोग, जिसके पीछे एक रैशनल हो, जिसके पीछे एक नॉलेज हो, उसके बाद हम लोग गेस करते हैं, उसी को कहते हैं इंटेलिजेंस गेस वर्क। वो अभी सीखेंगे आप हमारे साथ। उसके पहले जब हम स्कीम को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके पहले कुछ डेटा जो मैंने प्रिपेयर किया था, है ना, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। देखिए, जब मैं एनालिसिस कर रहा था, तो जो मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो वेरी कर रहे थे काफ़ी। जैसे 2024 में देखेंगे आप, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 5 है, 23 में नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 है, 22 में नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 हैं, 21 में नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 हैं, 2020 में नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 है, 19 में नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 हैं, और 18 में नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 है ना? तो देखेंगे सबसे लोवेस्ट जो क्वेश्चन है वो 3 है, और 2020 में सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन जो है 13 है। फिर भी ऑन एन एवरेज आप 5 to 7 पकड़ के मान के चलें। देखिए, एक चीज़ और, स्कीम से रिलेटेड कई सारे लोग कहते हैं ना कि जैसे कि केवल करंट्स का ही करना पर्याप्त है ना? करंट अफेयर से रिलेटेड स्कीम, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करंट अफेयर से रिलेटेड अगर आप स्कीम केवल करके जाएंगे, तो चांसेस हैं कि आप उसको ढंग से नहीं कर पाएंगे। अगर करंट अफेयर्स आप हॉलिस्टिक प्रिपेयर करते हैं तो जरूर कर पाएंगे। दोनों में अंतर है। करंट अफेयर्स के अगर रिलेटेड कोई स्कीम लॉन्च हुई भी 1-2 सालों का, अगर आप वही करके जा रहे हैं, तब तो फिर क्वेश्चन आप देखेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन आप थोड़ा स्कीम के बैकग्राउंड में जाते हैं, है ना? कोई दूसरी पुरानी स्कीम भी न्यूज में रखे, अगर उसको करके जाते हैं, तब तो फिर ठीक है, आप स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पकड़ लेंगे, है ना? तो दो बातें जैसे मैंने कहा कि जब आप स्कीम पढ़ें तो दोनों ही पढ़ें, करंट्स वाले पढ़ें, करंट अफेयर से रिलेटेड, और थोड़े जो पीछे वाले स्कीम है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है। अभी आप उस चीज़ को देखेंगे महत्वपूर्णता, है ना? तो हमारा लक्ष्य क्या रहेगा इस सेशंस के थ्रू? हमारा लक्ष्य रहेगा कि जो मैक्सिमम स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको पकड़ सकें। जाहिर सी बात है, इस सेशन से ही आप सारे क्वेश्चंस नहीं पकड़ पाएंगे, है ना? आपको अपने करंट अफेयर्स का पार्ट्स प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ से आप एटलीस्ट जो स्टैटिक स्कीम्स आ रहे हैं, जो रिपीट हो रहा है, उसको आप जरूर अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, पहला। और दूसरा, आप यहाँ से अटेम्प्ट करने की रणनीति काफ़ी अच्छे से देख पाएंगे, है ना? तो हम लोग आते हैं, ठीक है, देर नहीं करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन 2024 का, है ना? आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए, है ना? मतलब जो लॉन्च है, सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, इस तरीके से अरेंज करना है आपको। तो ये क्वेश्चंस और आगे भी क्वेश्चंस देखेंगे। ज़्यादातर स्कीम में जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से नहीं पूछा जा रहा है तो फिर ईयर पूछ दे रहे हैं, है ना? जैसे आप यहीं देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन्होंने पूछ दिया लॉन्च ईयर, है ना? आराम थी। तो जब आप पढ़ेंगे तो फिर उसके लॉन्च ईयर को तो जरूर ही याद रखिएगा। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के ऊपर, है ना? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, मैं शॉर्ट्स में लिखूंगा इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो सबसे पहली बात, ये लॉन्च कब हुआ था? तो लॉन्च हुआ था ये 2000 से 2001 के बीच में।
देखिए जब मैं ये आपको बता रहा हूँ, ईयर बता रहा हूँ, तो आप उसमें के पॉलिटिकल बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखिए। कभी कभी ये दूसरे जगहों पे बहुत हेल्पफुल हो जाता है ना? तो कौन था उस समय, किसकी सरकार थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, है ना? किस लिए लाया गया? तो देखिए ग्रामीण विकास के लिए लाया गया था ये ग्रामोदय योजना, है ना? ग्राम का उदय, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, है ना, इन सब सैनिटेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था। और इसी का एक घटक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, है ना? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आप लोग ने जरूर देखा होगा बोर्ड कहीं ना कहीं, अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं तो ये इसी का ही घटक था। और ये काफी इम्पैक्टफुल स्कीम रही है ना? तो एक ये हो गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। कौन सी मिनिस्ट्री है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के रिलेटेड? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक, तो ये देख लिया 2000 से 2001। अब आते हैं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, है ना? ग्रामीण रोजगार सृजन, सृजन को मैं ऐसे ही हिंदी वाले मतलब हिंदी वर्ड्स को अंग्रेजी के लेटर से डिनोट कर रहा हूँ, सृजन कार्यक्रम, है ना? जीआरएस के अगर कहें तो जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है वो कब आया था? वो आया था 1995 में, है ना? और ये जो कौन सी मिनिस्ट्री है? तो एमएसएमई है। देखिए आप सोचेंगे कैसे इस बात को लेकर के, अगर आपको नहीं भी पता हो तो ग्रामीण रोजगार सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की जिम्मेदारी किसकी होगी? ज्यादातर एमएसएमई एक्टिव रहते हैं, है ना? ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में, छोटे शहरों में, तो वहाँ पे रोजगार सृजन की जिम्मेदारी जो है एमएसएमई को मिलेगा, भारी उद्योग मंत्रालय को नहीं मिल जाएगा, है ना? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय को नहीं मिल जाएगा। वो वैसे उद्योग जो है वो बड़े शहरों में थोड़े केंद्रित होते हैं, है ना? एटलीस्ट ईयर टू शहरों में केंद्रित होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः जो काम करेगी वो एमएसएमई मिनिस्ट्री काम करेगी, उसमें भी केवीआईसी, है ना? तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब हो गया? 1995। और कौन सी मिनिस्ट्री? तो एमएसएमई, उसके अंदर भी केवीआईसी इम्प्लीमेंट करेगा। फिर आता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, है ना? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये कब आया था? तो ये आया था 1993 में। अब देखिए एक मजे की बात है ना? प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इन दोनों को विलय कर दिया जाता है। विलय कब किया जाता है? तो 2008 में किया जाता है, और इनका नाम होता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, है ना? देखिए जो मैं बता रहा हूँ आप नोट करते जाइए, अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो भूलने की संभावना ज़्यादा है। आप फ्लो चार्ट में बना लीजिए, बस ईयर लिख लीजिए, है ना? और कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं वो लिखते रहिए, और फिर एक बार की और दोबारा आप इस लेक्चर को सुनेंगे तो फिर आपको यह याद रहेगा, है ना? अब आते हैं चौथी जो स्कीम है। चौथी स्कीम कौन सी है? तो वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। वाल्मीकि अंबेडकर जो आवास योजना है वो किसके लिए लाया गया था? लाभार्थी कौन थे इसके? तो आप नाम से समझ रहे होंगे, वाल्मीकि, है ना? ऐसे नाम जो हैं अंबेडकर के नाम पे जो ज़्यादातर योजनाएं शुरू की जाती है वो सर्वाधिक सुभेद्य एससी एसटी के लिए शुरू की जाती है ना? तो ये भी ऐसा ही था, झुग्गी निवासियों की जो स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए लाया गया था। अ, योगदान क्या था? केंद्र और राज्य जो है 50-50 योगदान करके इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना जो है वो 2001 में लाया गया था, ठीक है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लाया गया था? तो ये 1993 में लाया गया था, है ना? और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब लाया गया था? तो 1995 में लाया गया था। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब लाया गया था? तो 2000 से 2001 के बीच में लाया गया था। तो देखिए सबसे लास्ट में हमारा आ जाएगा, क्योंकि ये दो दो फाइनेंशियल की बात करें 2000 से 2001 के बीच में, तो इसको हम रखेंगे 2001 से पहले। तो सबसे पहले चौथा नंबर पे कौन कौन है ना? 1 2 3 4, या 3 2 1 4, इन दोनों में से तो एक होगा कोई, है ना? 4 के बाद एक, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, हमारा आंसर ही आ गया, है ना? डी। अब आते हैं दूसरे स्कीम के बारे, दूसरे क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पे भी देखिए इन्होंने कालानुक्रम के बारे में पूछा है ना? और देखिए 2024 का सवाल है, और यहाँ पे स्कीम कितने पुराने पूछ रखे हैं इन्होंने। तो आपको लगता है करंट अफेयर से हो जाएगा ये, आप केवल करंट्स की स्कीम को फोकस करेंगे तो नहीं होगा, है ना? कुछ पुरानी स्कीमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रही हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, है ना? जिसका एक इम्पैक्ट रहा है। इसी तरीके से देखिए जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्वच्छ भारत मिशन 2014 की स्कीम है, प्रधानमंत्री कौशल योजना 2015 की स्कीम है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 की स्कीम है ना? प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना कब का है बताइए आप लोग? 2017 का है ना? पूछा कब गया है? 2020 में पूछा गया है ना? तो फिर आपको ध्यान रखना होगा। देखिए स्वच्छ, अब आते हैं स्कीम के ऊपर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन कब की स्कीम है?
2014 की है। इसका 2 पार्ट है, रूरल और अर्बन, है ना। अर्बन जो है वो शहरी मंत्रालय के द्वारा है, जो ग्रामीण है वो मुझे लगता है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है। जी, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है ये, है ना। और ये शहरी मंत्रालय के अंतर्गत है। लक्ष्य क्या है? ओडीएफ और ओडीएफ प्लस लक्ष्य हासिल करना। ओडीएफ क्या है? ओडीएफ प्लस क्या है? ओडीएफ जो है उसके अंतर्गत मतलब 100% टॉयलेट बेसिकली निर्माण करना है और वो यूज भी करेंगे लोग। ओडीएफ प्लस में क्या है? पूरे सैनिटेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है, इकोसिस्टम के ऊपर, है ना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना ये कब लाया गया? ये लाया गया 2015 में, है ना। और लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य सीधा था आपको पता ही है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में हम लोग, लेकिन अगर उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर हम कन्वर्ट नहीं कर पाए एक रिसोर्स में तो वो डिजास्टर में बदल जाएगा। इसी पर्सपेक्टिव के साथ ये लाया गया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी, है ना, और सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। कई लोग होंगे आप में से जो शायद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत इनरोल भी होंगे। क्या क्या और फीचर है? देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाएगी इसके अंतर्गत। फिर कुछ स्पेशल आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, है ना, जो पहले से ही कई लोग, जैसे मान लीजिए कई लोग बड़े ही परिवार से आते हैं, कारपेंटर्स परिवार से, है ना, कई लोग लोहार परिवार से आते हैं, तो उनके पास पहले से लर्निंग होता है, तो वही रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जो आपके पास पहले से लर्निंग है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट और बात है, प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है उसको 2025 में कौशल भारत मिशन, कौशल भारत मिशन में विलय कर दिया गया। ठीक है, क्लियर। एक और इम्पॉर्टेंट इसी से रिलेटेड स्कीम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, है ना, ये भी कुशलता से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसमें जो है कई सारे सेक्टर्स को कवर किया गया है, कई सारे रोजगार को, और उसमें क्या करेंगे? उसमें फिर से कुशलता देंगे और प्लस में टूल किट देंगे। ठीक। अब आते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये कब आया था? ये आया था 2020 में, कोविड के दौर में। याद करिए आप लोग, कोविड के दौर में खाद्यान्नों का तो कितना एक इशू क्रिएट हुआ था। सरकार जो है फिर उस समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर के आई थी, जिसमें 5 किलो अतिरिक्त दिया जा रहा था एनएफएसए के अंतर्गत पहले से कवर व्यक्तियों को, और प्लस में पैसे भी नहीं लिए जा रहे थे, है ना। फिर प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र, है ना, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र जो है 2017-18 में आया हुआ स्कीम है। इसका लक्ष्य क्या है? नाम से आप ज्ञात करिए क्या लक्ष्य है इसका। तो लक्ष्य इसका बिल्कुल क्लियर है, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण, है ना, रूरल जो महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण करना। और इसके लिए देखिए, नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशन बने, स्टेट लेवल के ऊपर बना, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बना, और फिर ब्लॉक लेवल के ऊपर बना। तो एक एकीकृत ढंग से काम किया जा रहा है। इस सरकार की यही खास बात है ना, वो कन्वर्जेंस कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे जब पीएम गति शक्ति मिशन के बारे में डिस्कस करें आगे, तो मैं दिखाऊंगा उसमें कि कैसे जो है कन्वर्जेंस की बात की जा रही है, या इवन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, है ना। तो इस सरकार की ये खासियत है। और जो इसमें फंडिंग है वो 60-40 है। देखिए, ज़्यादातर स्कीम जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती हैं, केंद्र प्रायोजित होता है, उसमें जो फंडिंग का पैटर्न रहता है वो 60-40 रहता है। पहाड़ी राज्यों के लिए 90-10 रहता है, मतलब 90 केंद्र और पहाड़ी राज्य 10, है ना। मैदानी वगैरह राज्य या अन्य राज्य हैं उसमें केंद्र 60%, 40%। तो कई, अगर आपको केंद्र प्रायोजित जो योजना है उसमें अगर फंडिंग पैटर्न के बारे में कभी ऐसा पूछे तो आप लगा सकते हैं, ये वाला सेफ ऑप्शन है ना, मतलब ज़्यादातर जगह पे सही होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन फिर क्या सही, क्या होगा सही हमारे लिए? तो 1 2 4 3, है ना। आप, सॉरी, 1 2 3 4 एक बार मैच कर लेते हैं। 2014, है ना, 2015, 2020, 2017, तो मैच करते हैं। पहले 14 आएगा, फिर 15, मतलब 1 2 1 2, है ना। फिर 1 2 4 3 होना चाहिए कायदे से, पता नहीं, मतलब ये आंसर्स फिर ऑप्शन इनका गलत है ना। आप खुद से मैच करके देखिएगा। तो एक दो क्वेश्चंस में और ऐसे ही है जहाँ पे मिला है कि जो ऑप्शन है वो सटीक नहीं है इनके। ठीक है, अब आते हैं हम लोग
तीसरे स्कीम के बारे में, है ना। देखिए फिर से यहाँ पे 2024 का ही सवाल है, फिर से कालानुक्रम के बारे में पूछा है ना। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि ईयर जाने, एटलीस्ट आप पूरे स्कीम के फीचर के बारे में नहीं जान पा रहे हैं तो ईयर, लॉन्च ईयर तो जानिए कम से कम, है ना। क्या वो याद करना बहुत मुश्किल है? नहीं मुश्किल है। अगर आप नोट्स बनाएंगे ना तो मुश्किल से 4-5 पेज, या मतलब और भी मैं एक्सट्रीम मानूँ 6 पेज बन जाएगा, 8 पेज मान लेते हैं। 8 पेज में अगर आपके 4 से 5 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो क्या वो बुरा है क्या? है ना, 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम सही हो गया आपके 8 पेज में। तो आप प्रिपरेशन इस तरीके से करिए जहाँ पे आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो, आउटपुट ज़्यादा हो, है ना। तो हाँ, पहला स्कीम क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये कब आया था? 1978 1979 में। कौन लेकर के आई थी उस समय पे? तो जनता सरकार, है ना, पता है आपको, मोरारजी देसाई की सरकार थी। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात, यही इंटीग्रेटेड जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यही बाद में कन्वर्ट होकर के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय पे बनता है स्वर्ण जयंती, है ना, रोजगार योजना। ठीक है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया आपके लिए। दो चीजें तैयार होगी, एक तो आपको इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी तैयार हो गया, कब आया था। दूसरा स्वर्ण जयंती रोजगार का जो योजना है वो कब आई थी, वो भी प्रिपेयर हो गया, है ना। और कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो फिर से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक। अब देखिए यहीं पे पूछा है ना, अगर आप इसको प्रिपेयर करते पहले से, या आपने इसको प्रिपेयर किया रहता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, है ना। 1978 79 और 1999, है ना। अब आते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। किसी को डाउट होगा क्या? 2005 में ही तो आया था, है ना। और मनरेगा के क्या क्या फीचर्स हैं आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। मनरेगा के क्या क्या फीचर्स हैं? 100 दिन की गारंटी युक्त रोजगार, है ना। मुख्यतः किसके लिए है? तो अकुशल व्यक्तियों के लिए है। दे देगा कुशल तो आप कुशल मत मार दीजिएगा, है ना। आंसर्स में ठीक। तो अकुशल व्यक्तियों के लिए है। सोशल ऑडिट का प्रोविजन है इसमें, है ना। मास्टर रोल का प्रोविजन है जिससे थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आती है। ज्यादातर जो रोजगार में संलग्न है वो महिलाएं हैं, है ना? तो ये सब कुछ प्रोविजंस है। ग्राम सभा की अहम भूमिका है कार्य तय करने में, है ना। तो जब आप पढ़ें तो थोड़ा इस तरीके से पढ़ें। फिर आता है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आया था बताइए? कई लोगों ने तो अकाउंट भी खुलवा रखा होगा। 2014, है ना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना आया था 2014 में। लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य साफ था, वित्तीय समावेशन। और ये बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम रहा है। अकाउंट जो है लोगों के उसको वृद्धि करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो फिर से अब देखिए, मैं बार बार आपको आंसर्स नहीं बताऊंगा, आपको मैं तो बता ही रहा हूँ, है ना, डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप आंसर्स में इसको मैच कर सकते हैं कि आंसर्स क्या होगा। मेरा यहाँ लक्ष्य नहीं है कि आपको ए बी सी डी ई बताऊं कि इसमें से क्या है क्या नहीं है। मेरा लक्ष्य ये है कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे मैं आपको और बेहतर कंटेंट दे सकता हूँ, है ना, कैसे गेस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। अब आते हैं आगे वाले स्कीम में। फिर से, है ना, फिर से क्या है, ये नहीं पूछ रहे हैं वो। यहाँ पे कालानुक्रम, कालानुक्रम नहीं दिया है, इन्होंने कह दिया कि आप मैच कर दीजिए, है ना। तो मैच कैसे करेंगे जब आपको ईयर नहीं पता होगा? तो ईयर तो पता ही होना चाहिए। और देखिए फिर से रिपीटेशन, है ना। रिपीटेशन कहाँ पे है? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। अगर आपने इसको सही मार दिया, सी का 2 हम करके देखते हैं ना, सी का 2, देखिए इसका आपका आंसर ही तो निकल गया। आपको और जानने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप स्कीम इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, थोड़ा अच्छे से गैस करते हैं, तो आपका फिर अच्छे से प्रिपेयर होगा। बात कर लेते हैं हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये कब आया था? ये आया था नवंबर 2016 में, है ना। जैसे मैं इसलिए आपको दिखा रहा था यहाँ पे गैस करके, देखिए यहाँ पे मई 2016 है, नवंबर 2016 है। तो आप कहेंगे क्या सर मंथ भी याद करूँ? मंथ भी याद करना है? तो उत्तर है नहीं, है ना। मंथ याद नहीं करना है, वो आपको याद भी नहीं रहने वाला है, अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि अक्टूबर 2014, है ना, 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन। तो ये फिर एक इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है, गांधी जी की जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया था। तो फिर आप याद करिए उसको, याद क्या करना हो तो याद ही हो जाता है ना। तो बात कर लेते हैं हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। नवंबर 2016 में लॉन्च हुआ था, है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल। कब हुआ लॉन्च हुआ था? नवंबर 2016।
उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? देखिए, सबको आवाज़ पहुँचाना ही लक्ष्य है इसका। विशेषता क्या है? तो देखिए, जो लाभार्थी हैं वो उसका चयन होगा एससीसी डेटा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 से। ग्राम सभा की भूमिका रहेगी लाभार्थी चयन में, ठीक है। डीबीटी से मिलेगा, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फंड जो उनको मिलेगा। घरों की जियो टैगिंग की जाएगी। जो घर मिलेंगे वो वरिष्ठ महिला के नाम पे मिलेगा, तो महिला सशक्तिकरण भी लक्ष्य है ना। अब आते हैं जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो 2019 में लॉन्च किया गया था, है ना। लक्ष्य क्या है? तो फंक्शनल फंक्शनल मतलब काम करने वाला टैप कनेक्शन, मतलब ऐसा नल नहीं लगाए जो इससे बेसिकली पानी ही नहीं आए, ऐसा नल लगाए जहाँ से पानी भी आ रहा होगा, है ना। तो इसी को कह रहे हैं फंक्शनल टैप कनेक्शन। तो लोगों तक जो है फंक्शनल टैप कनेक्शन पहुंचाएं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसी समय पे जो है एक जल शक्ति अभियान लॉन्च किया गया था। जल शक्ति अभियान मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप नाम से कंफ्यूज नहीं करें, दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य था फंक्शनल टाइप कनेक्शन पहुंचाना, और जल शक्ति अभियान का लक्ष्य है कैच द रेन। स्लोगन अच्छा है ना, कैच द रेन। कैच द रेन कहने का मतलब है जो बारिश में पानी आता है बह करके चला जाता है, आप उसको स्टोर करके रखिए, है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है इसीलिए, ठीक है। अब आते हैं एक और स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का क्या लक्ष्य है? पता है? बिल्कुल पता ही होगा, है ना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो गरीब परिवार की जो वयस्क महिलाएं हैं, गरीब परिवार की वयस्क महिलाएं, उनको बिना सिक्योरिटी के सिलेंडर कनेक्शन देना है ना। पहले जो है जब कनेक्शन खरीदते थे तो आपको सिक्योरिटी राशि लगती थी, तो उनको जो है सिक्योरिटी राशि नहीं लगती, प्लस में एक रिफिल सिलेंडर मुफ्त ही मिलता है, ठीक है। सर्वाधिक कनेक्शन हमारे ही प्रदेश उत्तर प्रदेश से है ना। सर्वाधिक कनेक्शन जो है उत्तर प्रदेश से है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये सबसे बड़ा डीबीटी था, विश्व का सबसे बड़ा डीबीटी प्रयास, और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड किया गया था। अभी देखेंगे आप, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएगा आगे। तो हम लोगों ने देख लिया है ना, डिटेल्स में देख लिया। आप मैच मैच तो कर ही दिया था, बाकी आप मैच खुद भी कर लेंगे। अब आते हैं आगे स्कीम के ऊपर। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और हितधारकी लाभार्थी हिताधिकारी और लाभार्थी का योगदान, है ना। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो स्कीम डिस्कस किया उसमें से क्या पूछा? उन्होंने लॉन्च ईयर ही मूल्य पूछा था, है ना। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं फीचर, तो बेसिक फीचर भी जानना बहुत जरूरी है स्कीम का। आप आगे भी देखेंगे कई सारे स्कीम के ऊपर उन्होंने पूछा है बेसिक फीचर, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। खाली ये नहीं पढ़िए कि लॉन्च ईयर कब हुआ है, किसने लॉन्च किया है, कहाँ से लॉन्च किया है ना, फलाना ढिमकाना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड जब आप पढ़ रहे हैं कोई स्कीम, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अगर ऐसे किया मैंने, है ना, तो ऐसे करके बनाइए ना। लॉन्च ईयर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ठीक, फिर अन्य कोई फीचर, बस काम ही खत्म हो जाएगा, कितना ही टाइम लगेगा बनाने में, ठीक है। बात करते हैं हम लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, है ना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है वो आया था 2019 में। कब आया था? 2019 में, ठीक। 2019 में आया था प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। और कितना कंट्रीब्यूशन रहता है इसमें? तो देखिए 55 से 200 के बीच में आप मासिक कंट्रीब्यूशन करेंगे, है ना। मासिक, ये प्रति माह, आप इसमें मत कंफ्यूज करिएगा, ये सब याद रखने वाली बात है। 55 से 200 जो है मासिक कंट्रीब्यूशन रहेगा। इसमें से जो ये आपकी कंट्रीब्यूशन रहेंगे उसके बाद जो है 60 वर्ष के पश्चात आपको 3000 रुपये एश्योर पेंशन मिलेगी। कब से कब तक इनरोल कर सकते हैं आप? तो 18 से 40 साल तक, जब तक आपकी उम्र रहेगी तब तक आप इनरोल कर सकते हैं, है ना। असंगठित क्षेत्र के लिए लाया गया था ये स्कीम। देखिए, मतलब पर्सनली मैं इन स्कीम को फेवर नहीं करता क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है ना। तो आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह के थ्रू या फिर अन्य जो थोड़े पेंशन वगैरह स्कीम है वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट कभी फेल नहीं कर सकती, है ना, वही कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, है ना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा कब आया था? देखिए 3 स्कीम, इसके अलावा जो तीनों स्कीम है वो 2015 में आया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, है ना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वो 18 से 50 साल के लाभार्थियों के लिए है। प्रति वर्ष प्रीमियम,
है ना, ध्यान रखिएगा ये प्रति वर्ष कितना है, तो 436 रुपये कंट्रीब्यूशन देना होगा आपको। ठीक, बीमा कितना मिलेगा, तो 2 लाख का मिलेगा। फिर आते हैं सुरक्षा बीमा योजना, है ना, जैसे मैंने बताया कि 2015 में आए हुए 3 स्कीम है सुरक्षा बीमा योजना। ठीक, इसमें से जो लाभार्थी कितने से कितने वर्ष तक हो सकते हैं, तो 18 से 70 वर्ष। ठीक, वही बीमा कितने का मिलेगा, तो 2 लाख तक का, है ना। और फिर प्रीमियम कितना देना होगा, तो प्रति वर्ष 20 रुपये। जब आया था ना स्कीम, तो प्रधानमंत्री जी बहुत गर्व से कह रहे थे ये बात कि कितना ही बीमा देना पड़ रहा है आपको, 20 रुपये प्रति वर्ष देना पड़ रहा है, 436 रुपये। और उसके बाद उन्होंने कैलकुलेट करके बताया था मंथ वाइज डे वाइज कितना पड़ता है, तो कितना सस्ता है ये स्कीम और कितना इम्पैक्टफुल है। देखिए इम्पैक्टफुल है मानते हैं, लेकिन 2 लाख रुपये जो बीमा है वो कितना ही होता है लोगों के लिए। ठीक है, अब आते हैं अटल पेंशन योजना। ठीक है, अटल पेंशन योजना अभी हम लोग बात की 2015 में आया था। ठीक, दूसरी बात कि कौन कौन लोग इनरोल हो सकते हैं, तो 18 से 40 वर्ष, है ना। और योगदान के अनुसार आपको पेंशन मिलेगा, है ना। तो हिताधिकारी लाभार्थी की इच्छा अनुसार। ठीक है, आप जितना योगदान कर रहे हैं उसी हिसाब से फिर आपको 60 साल के बाद जो है पेंशन मिलेगी। ठीक, अब आते हैं हम लोग आगे 2023 में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील, है ना, मिड डे मील को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया, बताइए किस वर्ष किया गया। तो ये है इसका आंसर 2021। कुछ बातें और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए स्कीम का जो रीनेम हुआ या फिर विलय हुआ उसके ऊपर पूछ लिया। तो अभी मैंने सबसे शुरुआत में आपको बताया था ना विलय वगैरह, इसीलिए ये सब चीज़ें थोड़ी बैकग्राउंड में देखना पढ़ना ज़्यादा जरूरी हो जाता है ना। रट आप हर चीज़ रटेंगे रटाएगा नहीं, तो आप थोड़ा सा सर्च करके पढ़ा करिए, है ना। थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव है उससे कनेक्ट करके पढ़ा करिए, क्या कंट्रोवर्सी हुई थी स्कीम से उससे रिलेटेड करके पढ़ा करिए, तो आपको याद बहुत अच्छे से रहेगा। ठीक है, तो हाँ मिड डे मील के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए मिड डे मील सबसे पहले तमिलनाडु सरकार लाई थी 1960 के दशक में। फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, है ना। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो है 2002 की बात है, 2002 के बाद जो है पूरे भारत में क्रियान्वयन हो गया। अब पूछेंगे क्या सर मिड डे मील के लिए कोई लीगल बैकिंग है, तो जी बिल्कुल। जब एनएफएसए बन गया 2013 में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो उसके अंतर्गत मिड डे मील और आईसीडीएस के बारे में आगे जानेंगे, उसके अंतर्गत लीगल बैकिंग भी मिल गया। ठीक है, और मिड डे मील को जो है 2021 में 2021 में जो है इसका नामकरण चेंज कर दिया गया पीएम पोषण योजना। और इसमें कुछ और भी बातें इंक्लूड करी गई, जैसे कि बाल वाटिका, पूछ देगा कभी स्कीम में, ध्यान रखिएगा, तिथि भोजन, स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन, है ना, सोशल ऑडिट, वोकल फॉर लोकल। ठीक है, ये सब प्रोविजन जो है इसमें ऐड किया गया। अब आते हैं हम लोग आगे। ठीक है, दिन इसमें पूछ रखा है कि निम्नलिखित योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये भी बहुत जरूरी है। आप जब पढ़ें तो नहीं वाला शब्द अच्छे से पढ़ें या प्रश्न को ढंग से पढ़ें। कई जगह पे नहीं जो है वो बोल्ड लेटर में रहता है ना, बोल्ड लेटर में रहता है। लेकिन कई जगहों पे जो है वो नहीं जो है सिंपल तरीके से लिखा जाता है, वहाँ पे आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है 2014 में लॉन्च हुआ था, बिल्कुल ये बात सही है, 2014 में ही लॉन्च हुआ था। और ये NRLM का पार्ट है ना, किसका पार्ट है ये, NRLM का पार्ट है। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक, अब आते हैं रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ये भी 2017 का पार्ट है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 का ही पार्ट है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो रू अर्बन मिशन है वो आया था 2016 में। ठीक, ये रू अर्बन जो मिशन है ये बेसिकली मतलब APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, वो बहुत बड़े इसके प्रेरक थे। उन्होंने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अर्बन एम्यूनिटीज प्रोवाइड करने के लिए हमें एफर्ट्स करने की जरूरत है। ठीक है, रू अर्बन, है ना।
रूरल प्लस अर्बन, दो शब्दों से मिलकर बना है। अब आते हैं हम लोग आगे पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में। वही मैं बता रहा था, देखिए ये जो स्कीम से सवाल पूछा गया है, देखिए ना स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछा है, और मुझे लगता है कि आगे जो ऐसे क्वेश्चन है वो बढ़ने ही वाले हैं, है ना। इस तरीके के जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड वाले, वो क्वेश्चन बढ़ने ही वाले हैं। तो पीएम गति शक्ति योजना के बारे में स्टेटमेंट क्या है कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। स्टेटमेंट गलत है, ये योजना का शुभारंभ 2021 में किया गया था। ठीक। दूसरा इन्होंने पूछा कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में ये चीजें संबंधित है, क्या क्या, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, है ना, 7 इंजन। तो देखिए जब इस तरीके के सवाल बनते हैं ना, नॉर्मली क्या किया जाता है, ये कॉपी कर लिया जाता है। इस तरीके जब इतने बड़े स्टेटमेंट बनते हैं सीधा स्कीम से ही, तो फिर गलत होने की संभावना कम रहती है ना। जब इस तरीके से ईयर दिया जाता है तो वहां पे संभावना गलत होने की ज्यादा हो जाती है। हालांकि आप ऐसे मतलब ब्लाइंडली नहीं अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को, लेकिन गलत होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एग्जामिनर के लिए चेंज करना बड़ा आसान रहता है क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए। एक ट्रैप दे देगा ईयर का ही, है ना। ऐसी चीज़ों को चेंज करना थोड़ा मुश्किल रहता है उसके लिए, बस वेबसाइट से उतारते हैं और फिर उसको छाप देते हैं। ठीक है, तो पहला सही है, सॉरी पहला गलत है, दूसरा सही है। पीएम गति शक्ति योजना के बारे में और जान लेते हैं हम लोग। देखिए ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, ये करेंट्स का ही पार्ट है, मल्टी मॉडल। एक मिनट, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान, है ना। अभी आपने पढ़ा होगा करंट्स में कि मानेसर जो है वहाँ पे एक ऐसा ही मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सृजित किया गया है, यहाँ पे रेल, रोडवेज, ये सब को कनेक्ट करते हुए लॉजिस्टिक्स का मूवमेंट्स बहुत आसानी से होगा, है ना। तो बेसिकली पीएम गति शक्ति जो है इसीलिए लाया गया था, ताकि हम जो है लॉजिस्टिक सेक्टर में बेहतर कर पाएँ। 2021 में लाया गया था। ठीक। इसके अंतर्गत और क्या प्रोविजन है, तो डिजिटल मास्टर प्लान बनाया जाएगा। मतलब कुछ भी ऐसा काम करने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक मास्टर प्लान बनाएंगे, ताकि पता चलेगा कि अभी क्या काम करने वाले हैं, आगे क्या काम करने वाले हैं, कौन कौन से सेक्टर उससे इन्फ्लुएंस होंगे। जैसे होता है ना कि आपने अभी सड़क खोदा और फिर दूसरी बात जो है नाली खोदने के लिए एक अलग आ गया, तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए, है ना। और इसका प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने खुद का एक क्लाउड सिस्टम भी बनाया है, मेघराज क्लाउड सिस्टम, है ना, मेघराज क्लाउड सिस्टम। और आप लोगों ने क्लाउड सिस्टम तो यूज किया होगा, गूगल का जो रहता है ड्राइव, वो बेसिकली क्लाउड सिस्टम ही है और कुछ नहीं है। ठीक। 2019 में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन आया था। ठीक है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, उसका जो है विलय इसी स्कीम में कर दिया गया है, पीएम गति शक्ति योजना के अंदर ही। ठीक है। और एक चीज़ और, मतलब पीएम गति शक्ति जो स्कीम है वो लाया क्यों गया था, तो लाया इसलिए गया था ताकि लोगों को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर तरीके से मिल पाए, इन्वेस्टमेंट हमारे पास बढ़ पाए, और इसी बेसिस पे आगे क्वेश्चंस भी है। ठीक है। अभी देखिए अगर हम ऐसे करके पूरा करते हुए चलेंगे ना स्कीम का प्रिपरेशन, तो फिर संभावना ये है कि हम दूसरे स्कीम को भी कर पाएंगे अच्छे से, और प्लस में उस स्कीम के ऊपर अगर दूसरी बार क्वेश्चंस बनेगा तो भी अच्छे से हम कवर कर पाएंगे। अब पूछ रहा है कि कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है। ठीक। अब आते हैं कौन सा कार्यक्रम जो है केंद्र, देखिए मनरेगा तो आप आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे, है ना, कि ये तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये तो केंद्र सरकार की है। दूसरा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये भी जो है केंद्र सरकार का है, बहुत बड़ी स्कीम है ये, मनरेगा भी बहुत बड़ा स्कीम है ना। आता है फिर गंगा एक्सप्रेसवे और पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में ज़्यादातर लोग जानते होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो उत्तर प्रदेश के वेस्ट और ईस्ट, है ना, इसको कनेक्ट करता है। तो ये उत्तर प्रदेश का ही कार्यक्रम है, केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, तो आंसर सी होगा। पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना जो है वो स्कॉलरशिप स्कीम है ना, स्कॉलरशिप स्कीम है। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। ठीक है। तो अभी देखा हम लोगों ने कि यहाँ पे क्या पूछ दिया, उन्होंने पूछ दिया कि कौन सा स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है या फिर यूपी गवर्नमेंट का है ना, यूपी या सेंट्रल, ऐसे सवाल भी आया आ गया। अभी एक आगे आएगा स्कीम, वहाँ पे पूछेंगे कि वो इस स्कीम के अंदर, पर्टिकुलर स्कीम के अंदर यूपी का क्या कंट्रीब्यूशन है, यूपी में क्या चीज़ें घटित हो रही है ना, तो ऐसी चीज़ें भी पूछी जा रही हैं। तो मनरेगा के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया था कुछ समय पहले ही, 2005 में है स्कीम लॉन्च, है ना। और ग्राम सभा की भूमिका होती है, 100 दिनों की गारंटी रोजगार है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, देखिए
सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये 2005 में आया था। ठीक, 2013 में एक इम्पॉर्टेंट घटना होती है। 2013 में इम्पॉर्टेंट घटना क्या होती है, उसी समय पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है ना, उसी की जगह पे एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लॉन्च किया जाता है और उसके दो पार्ट बनाए जाते हैं, रूरल और अर्बन। इस तरीके से अगर आपको कोई पूछे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शहरी कब लॉन्च हुआ था, तो 2013 हो जाएगा। ग्रामीण कब लॉन्च हुआ था, तो 2005 हो गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च हुआ था, तो 2013 में लॉन्च हुआ था, है ना। तो ये सब कुछ हो गया। देखिए यहाँ पे जो है बिल्कुल करंट का बेस का सवाल है, बस ये मैंने इसलिए लिया था कि मैं आपको दिखा सकूं कि बजट से रिलेटेड स्कीम के सवाल कैसे आए हैं, है ना। देखें, पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई। किसी स्कीम में अगर बजट में कुछ बदलाव हो रहे हैं तो वो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो जो इस साल का बजट है वहाँ पे किसी स्कीम को लेकर के अगर कुछ चेंजेज हुए हैं और वो थोड़ा सा मतलब कहिए कि चर्चा में रहा है ना, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, सवाल बनने की संभावना रहती है। एटलीस्ट उस स्कीम के बारे में पढ़ लीजिएगा कि उस स्कीम है क्या। अब आते हैं कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य। हम इसको गेसवर्क के थ्रू करेंगे, है ना, प्योर गेसवर्क के थ्रू। प्योर गेसवर्क मतलब कहने का मतलब है कि इंटेलिजेंट गेसवर्किंग, है ना। जननी सुरक्षा योजना, जननी मतलब क्या होता है, जो जन्म दे रही है ना, तो उनकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या है पहला, कि उद्देश्य पूछ रहा है वो केवल मातृ मृत्यु दर में कमी करना, केवल नवजात मृत्यु दर में कमी करना, केवल शिशु मृत्यु दर में कमी करना, मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी करना। अब सोचिए, जननी की सुरक्षा जब हम करेंगे, जो जन्म दे रही है ना, क्या उनका जब सुरक्षा करेंगे तो नवजात की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, है ना। तो ये दोनों ही सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, शिशु की बात ही नहीं है। शिशु की बात, शिशु तो बड़ा जब होता है बच्चा तो उसके बारे में कहा जाता है ना। इन्फेंट की सुरक्षा की बात की जा रही है यहाँ पे, नवजात के बारे में, है ना। तो सी तो आएगा ही नहीं किसी भी एंगल से, तो इसका आंसर डी होगा, है ना। तो ऐसे मतलब गैसवर्क करते हैं। जननी सुरक्षा योजना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आया कब था, तो ये आया था 1995 में, है ना। कब आया था, 1995 में। ठीक, बाद में इसको जो है वो कन्वर्ट किया गया कि ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत काम करेगा। ठीक है, और ये मतलब जी जी बिल्कुल, ये जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत फिर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस में। ठीक, अब देखिए फिर से क्वेश्चंस क्या है कि जो अभी मैं बता रहा था कि कोई स्कीम है उसमें यूपी का कंट्रीब्यूशन क्या है, स्कीम एंड यूपी, है ना। तो पूछ रहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई उत्तर प्रदेश में। ठीक, मैं यहाँ पे संख्या नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन देखिए ना क्वेश्चन क्या पूछा है। हम अब अमृत भारत स्टेशन के बारे में जरूर जान लेंगे, संख्या वैसे 149 थी, है ना। तो अमृत भारत स्टेशन जो है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य ये है कि जो स्टेशन है भारत भर में, है ना, उसको एयरपोर्ट जैसे एक फीलिंग देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, उसको ज़्यादा साफ सुथरा बनाने का, कंफर्टेबल बनाने का, लिफ्ट वाईफाई ये सब लगाने का, जो बिल्डिंग्स हैं उनको रिडिजाइन किया जाएगा, स्टेशन की बिल्डिंग को लोकल कल्चर्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि गुरुग्राम की जो बिल्डिंग है उसको आईटी थीम दिया जा रहा है ना। दक्षिण भारत के कई जो स्टेशन है उसको वहाँ के स्थानीय मंदिर के अकॉर्डिंग ढाला जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन में जो है सुगम्य भारत जो पहल है उसको भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। सुगम्य भारत पहल क्या है, तो दिव्यांगों के लिए, है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उनके अनुकूल बनाना है। अब देखिए सुगम्य भारत अभियान के ऊपर आगे क्वेश्चन आया हुआ है। कब लॉन्च किया गया अमृत भारत स्टेशन, तो लॉन्च किया गया है 2023 में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। फिर से स्कीम में क्या पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव पूछा गया यहाँ पे, है ना। ठीक है, किसी स्कीम के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए पानी संसद, है ना, आप लोगों में से कई जानते ही होंगे। पानी संसद जो है वो बेसिकली डिसेंट्रलाइज इनिशिएटिव है, राजस्थान के एक गांव है वहाँ का इनिशिएटिव है, अरवरी संसद करके। तो उन्होंने पानी संसद क्रिएट किया था, है ना। हरियाली जो है वो केंद्र सरकार का इनिशिएटिव है। ठीक है, फिर एक और इसमें पहल है जैसे जल क्रांति। जल क्रांति जो है वो जल संरक्षण हेतु पहल है।
है ना, जल संरक्षण के लिए। वाटर सेट पहल नहीं है, ये जल क्रांति जो है वो जल संरक्षण के लिए पहल है। ठीक है, देखिए वाटर सेट एक मतलब अलग विषय हो जाता है, उसको थोड़ा सा मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पानी संसद, जल क्रांति, इन दोनों के बारे में देख लिया। हरियाली जो है केंद्र सरकार की पहल है। क्या उद्देश्य है इसका, तो वाटर सेट विकास परियोजना, है ना। तो वाटर सेट क्या होता है, वाटर शेड क्या होता है, वाटर शेड होता है जैसे एक ऐसे करके मान लीजिए मैंने माउंटेन्स बनाया है ना, यहाँ से एक रिवर जा रही है, यहाँ पर से इसका पूरा कैचमेंट एरिया ये है ना, जहाँ से ये पानी इस रिवर को पोषित कर रहा है। या फिर मान लीजिए एक तालाब बनाते हैं, है ना, ऐसा करके कुछ तालाब बनाया और इसमें से जो पानी आ रही है वो इस वाले पूरा एरिया से आ रहा है। ठीक है, इस वाले एरिया से नहीं आ रहा है, ठीक, इस वाले एरिया से नहीं आ रहा है, इस वाले एरिया से, तो ये जो है इसका वाटर शेड कहलाएगा। वाटर शेड मतलब कैचमेंट एरिया। ठीक, अगर वाटर शेड हम मैनेज करते हैं तो क्या क्या मैनेज हो जाएगा, लैंड मैनेज हो जाएगा और वाटर मैनेज हो जाएगा। ठीक, बायोडाइवर्सिटी भी मैनेज होगी, लेकिन जो प्राथमिक उद्देश्य रहता है वाटर शेड मैनेजमेंट का वो लैंड एंड वाटर दोनों मैनेज का है। इसी से रिलेटेड एक और फैक्ट जान लीजिए आप कि जो तमिलनाडु है वो पहला स्टेट है जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो लीगली बाइंडिंग है। ठीक, ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया। एक बात और इसमें से मैं बता सकता हूँ आपको, जैसे जो इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम है भारत सरकार का, है ना, वाटर सेट से रिलेटेड है। तो इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था, तो 2009-10 में आया था, है ना, 2009-10 में आया था। 2015 में क्या बदलाव हुआ, 2015 में आया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के अंतर्गत जो है इसको मर्ज कर दिया गया। और इसके दो और कंपोनेंट हैं, एक्सेलरेटेड इंटीग्रेटेड बेनिफिट सॉरी एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ठीक है, और एक और है ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट। अब पूछेगा कोई आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो इंटीग्रेटेड वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम और वन ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो देखिए यही थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ने का फायदा होता है। कब लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो 2015 में। इंटीग्रेटेड वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम कब लाया गया था, तो 2009-10 में। ठीक, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए फिर से रिपीट जो क्वेश्चन हो रहे हैं आप वो देखिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, कब आया था, 1999 में, है ना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में, बहुत बड़ी स्कीम है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, है ना। तो मतलब अगर आप डिटेल से पढ़ रहे होंगे तो इसका जो है यही फायदा है मेनली। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में। राष्ट्रीय ग्रामीण सहायता स्वास्थ्य कार्यक्रम जो इसके बारे में हम डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है वो आया 1995 में। आप लोगों ने सुना होगा इंदिरा पेंशन योजना, है ना, ये इसी के अंतर्गत दिया जाता है। विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग के हेतु, है ना। तो ये सब जो है इसी पहल का हिस्सा है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आगे आया हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। संपूर्ण ग्रामीण जो रोजगार योजना है ना, ये कब आया था, तो 2001 में, जैसा कि अभी बताया गया। ठीक, उद्देश्य क्या था, तो भोजन तथा मजदूरी, है ना। आप हैरान होंगे एक चीज़ और जो मैं बताने वाला हूँ, इसी योजना का विलय हुआ था, मतलब विलय कहिए या फिर कहिए कि इसी का जो रूपांतरित रूप है वो है 2005 का मनरेगा। ठीक है, तो अब आपको कोई पूछेगा कि मनरेगा जो है वो कौन सी स्कीम से रूपांतरित होकर के बना था, अभी तो पूछा ना कि पोषण योजना जो है किससे रूपांतरित होकर के बना था या कब रूपांतरित होकर के बना था, तो वैसे ही पूछ सकता है कि मनरेगा जो है कौन सी योजना का रूपांतरित रूप है, तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का। ठीक, अब आते हैं हम जल जीवन मिशन। देखिए ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया है ना जल जीवन मिशन के बारे में डिटेल से 2019-20। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप डिटेल से थोड़ा सा करते हैं तो बहुत ही फायदा होने वाला है आपको। अब आते हैं नेक्स्ट स्कीम, गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान यहाँ खुद ही लिख रखा है 1985, तो एक तो फैक्ट हमारा तैयार ही हो गया कि गंगा एक्शन प्लान जो आया है 1985 में आया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि इसके जल को केवल प्रदूषण रहित बनाना।
ठीक है। गंगा एक्शन प्लान का प्राथमिक उद्देश्य यही था। गंगा जी में प्रदूषण जो है काफी बढ़ता चला जा रहा था। आपको पता होगा जो पर्यावरण के प्रति कॉन्शियसनेस है वो कब जागना शुरू हुआ था? क्लब ऑफ रूम, है ना, ये साइलेंट स्प्रिंग जो बुक लिखी गई है, क्लब ऑफ रूम, साइलेंट स्प्रिंग, इन सब चीज़ों से जो है कॉन्शियसनेस बढ़ी है। कब का समय है ये? 1968। उसी के बाद से जो है नदियों उद्यों के प्रति जो है एक अवेयरनेस बढ़ना शुरू हुआ और 1985 में भारत सरकार ने गंगा एक्शन प्लान लाया। अभी अभी वर्तमान समय में गंगा से भिन्न विभिन्न नदियों के लिए एक्शन प्लान लाया गया, जैसे यमुना एक्शन प्लान है ना। तो बहुत सारी नदियों के लिए अभी एक्शन प्लान है, सतलज एक्शन प्लान है, तो काफ़ी सारे हैं। तो 1985 में बस ये याद रखिए राजीव गांधी के समय पे लाया गया था। राजीव गांधी का कार्यकाल जो है कई सारे नवाचारों के लिए जाना जाता है ना। कंप्यूटर आईटी क्रांति जो है उन्हीं की देन मानी जाती है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, आप करेंगे। है तो ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड, बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर ये बढ़ते हैं तो फिर इकोलॉजी के लिए अच्छा रहता है, या फिर घटता है तो अच्छा रहता है। ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है ना। स्वनिधि योजना लाया कब गया था, कोई बता सकता है? कोई बात नहीं, 2020 में लाया गया था, है ना। क्या उद्देश्य है इसका? तो देखिए जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, स्ट्रीट वेंडर, ठेले पे देखा होगा ना आपने, कई सारे जो है दुकान लगाते हैं, कई सारे लोग पिज्ज़ा का भी दुकान लगाते हैं, कई सारे जो लोग हैं वो नमकीन वगैरह या फिर और दूसरी चीज़ें बेचते हैं, फल बेचते हैं, है ना, वेजिटेबल्स बेचते हैं। तो उनके लिए लोन की सुविधा करने के लिए स्वनिधि योजना लाया गया था। ठीक है, नाम में ही है ना स्वनिधि। ठीक है, और इसमें जो है कोलेट्रल नहीं लिया जाता है, बेचारे कोलेट्रल कहाँ से दे पाएंगे, है ना। तो कोलेट्रल नहीं लिया जाता है और उनको फिर लोन दिया जाता है, और अगर वो लोन चुका देते हैं तो फिर उनको जो है दोबारा से लोन मिलता है। बेनिफिशियरी कौन चूज करेगा स्वनिधि के अंतर्गत कि कौन कौन बेनिफिशियरी होंगे? तो जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट कौन है? केंद्र सरकार एक्सपर्ट होगी क्या? नहीं, स्टेट ही एक्सपर्ट होगी ना। बिल्कुल सही, स्टेट, अर्बन लोकल बॉडीज। आप कहेंगे सर रूरल लोकल बॉडीज के बारे में क्यों बात नहीं की जा रही है? देखिए ज़्यादा तो स्ट्रीट वेंडर है वो अर्बन ही हैं, तो इसीलिए जो है अर्बन लोकल बॉडीज की बात की जा रही है। और इसमें मिनिस्ट्री कौन सा होगा, गेस करिएगा आप, है ना, मुझे भी बताइएगा। अब आते हैं दूसरे स्कीम, फिर से बजट के बारे में, है ना। देखिए क्या पूछा है, नई योजनाएं भी शामिल है इस बजट में। मैंने क्या कहा, बजट में अगर योजना रिलेटेड, एक मिनट, बजट में अगर योजना रिलेटेड कुछ बदलाव हो रहा है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कुछ नई स्कीमें लॉन्च हुई है, फंड जो है वो नई स्कीमों के लिए बहुत ज़्यादा आवंटित हुआ है, तो वो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री वाणी योजना। मतलब प्रधानमंत्री वाणी योजना के बारे में लगभग जानते होंगे आप लोग। डिजिटल नागरिक है ना आप लोग, मतलब आजकल तो सभी डिजिटल ही होते चले जा रहे हैं, सारा कुछ डिजिटल ही होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। ठीक है, कब लाया गया था प्रधानमंत्री वाणी योजना? लाया गया था 2020 में। एक और इम्पोर्टेंट बात है ना, एक फैक्ट्स जो है 2018 में लाया गया था राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, है ना, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति कब लाया गया? 2018 में। जो वाणी 2020 है वो इसके उद्देश्यों को पूरा करती है। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति में तो उद्देश्य होगा ना कि नागरिकों तक हम जो है डिजिटल साधनों का अधिक से अधिक वितरण कर सकें, इंटरनेट पहुंचा सके, तो उस उद्देश्य को पूरा करता है वाणी 2020। ठीक, सुगम्य भारत अभियान, अभी कुछ देर पहले ही तो आपको बताया था, जो अमृत स्टेशन बता रहे थे, तो अमृत स्टेशन के बारे में जब पढ़ रहा था मैं, वहीं पे इन्फॉर्मेशन मिला। वही मैं कहता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपेयर करिए जब आप कर रहे होंगे तो अमृत स्टेशन के, हाँ, मतलब सुगम्य भारत जो अभियान है वो किसके लिए? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। कब लाया गया था? 2015 में। इसी को कहते हैं एक्सेसिबल, अच्छा हालांकि इन्होंने सुगम्य लिखा है तो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, है ना, 2015 में लाया गया था। क्यों लाया गया? तो लाया इसलिए गया ताकि जो दिव्यांग हैं वो सारी सेवाओं का बेहतर उपयोग कर सके। सबका साथ सबका विकास नारा है ना, समावेशी विकास है। डीपीएसपी के रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करना है। फिर भारत जो है वो यूएन कन्वेंशन ऑन, है ना, राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज का हस्ताक्षर करता है ना, रेटिफाई किया है। तो आप इंटरनेशनल कुछ कमिटमेंट कर रहे हैं तो उसको पूरा भी तो करना पड़ेगा।
तो इसलिए भी लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी निम्नलिखित से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया। मजदूरी संहिता, कोड ऑन वेजेस, आपको पता है जो लेबर रिलेटेड डिफरेंट लॉज थे उसको 4 कोड्स में कैटेगराइज किया गया। क्यों कैटेगराइज किया गया, आप लोग समझदार हैं, है ना। लेबर रिलेटेड जो एक्ट हैं वो बहुत सारे हैं, बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, इसीलिए जो है इसको सिंप्लीफाई करने की बात चल रही थी। इकोनॉमिक सर्वे, कई सारी कमेटियों ने इसको रिकमेंड किया, है ना। इसी बेसिस पे जो है 4 लेबर कोड्स बनाए। क्या क्या है, कोड ऑन वेजेस है, दूसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ आदि पे कोड, ठीक है। तीसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर, और चौथा है सोशल सिक्योरिटी के ऊपर। यहाँ पे हम लोग गेस वर्क करेंगे, है ना। ये जो क्वेश्चन है सोशल सिक्योरिटी कोड, 4 कोड है, 1 2 3 4। अब आते हैं हम लोग, यहाँ पूछा कि कोड ऑन वेजेस, कौन कौन से जो एक्ट हैं वो कोड ऑन वेजेस से रिलेटेड। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम क्यों नहीं होगा, बोनस भुगतान अधिनियम क्यों नहीं होगा, है ना। बोनस की तो बात की जा रही है, बोनस भी तो वेज से रिलेटेड है। समान पारिश्रमिक, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ये भी उसी से रिलेटेड है। तो 3 तो हो ही गए। अब ये पूरा संविदा श्रम अधिनियम, इसका नहीं लेने देना है मजदूरी से, है ना। ये आएगा इंडस्ट्रियल रिलेशन में, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात की जा रही है। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में है, तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की बात है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच की बातें हैं, तो वहां पे आएगा ना इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। तो 1 2 और 4 आएंगे, 1 2 और 4 कहाँ पे, सी में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। अभी जैसे हम लोगों ने बात किया था ना स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में, स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बात किया था, किसी और स्कीम के बारे में बात किया था जहाँ पे यूपी से रिलेटेड चीजें थी, है ना। तो वैसा ही आकांक्षी जिला कार्यक्रम में जो है सॉरी स्मार्ट अमृत स्टेशन के बारे में बात किया था, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पूछ रहे हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं। अब आप अगली बार कोई स्कीम पढ़ेंगे, है ना, और उसमें उत्तर प्रदेश का कोई कितने जिले हैं, कितना क्या है, अगर उस तरीके की बातें हैं तो याद रखिएगा, ठीक है। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वैसे 8 जिले हैं, ठीक है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब लाया गया था, तो 2018 में लाया गया था। कितने आकांक्षी जिले हैं भारत में, 112। किसने लाया था, तो नीति आयोग ने लाया था, ठीक है। कौन से पिलर के ऊपर आधारित है, तो 3 पिलर है ना। 3 पिलर कौन कौन से हैं, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन, ठीक है। कन्वर्जेंस किसका, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम का, ताकि जिले में जो है अच्छे से विकास हो पाए। कोलैबोरेशन डिफरेंट जिलों के बीच में, स्टेट और गवर्नमेंट्स के बीच में, है ना। स्टेट और जो जिला जिला का जो वहाँ पर अधिकारी है उन सबके बीच में कोलैबोरेशन एक अच्छे से। और फिर कंपटीशन डिफरेंट जिलों के बीच में, ताकि वो एक्सेल कर सकें, है ना। कंपटीशन जो है वो हमेशा खराब नहीं होता है, कंपटीशन आपको एक्सेल भी करने के लिए सिखाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्कीम में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे पूछा लॉन्च ईयर, ठीक। अब देखिए कुछ कुछ चीज़ें तो मिल जाएगी हमारी जो पहले डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया था, एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। देखिए गड़बड़ी है इनकी, मतलब स्कीम जो है 2015 का लॉन्च है, फिर भी जो नियरेस्ट ऑप्शन यहाँ पे 2016 है, डी का 2 मानते हैं, है ना। आंसर ही आ गया हमारा, ठीक। अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली जो प्रीवियस इसमें ये क्वेश्चन रद्द किया गया या नहीं किया गया, आप खुद ही चेक करिएगा, वर्ष वगैरह है ना। तो आम आदमी बीमा योजना जो है वो 2007 में आया था, आम आदमी बीमा योजना, जी बिल्कुल, मेरे अंदर भी वही ख्याल आ रहा है ना, आम आदमी का ही विचार आ रहा है। तो आम आदमी बीमा योजना कब आया था, 2007 में, ठीक। और लाभार्थी कौन होंगे, 18 से 59 वर्ष। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य जो योजना है वो कब आया था, तो मुझे लगता है कि आपको पता होगा, 2021। ये कोविड की दौर की बातें हैं, कोविड के समय की बातें हैं लगभग। उस समय पे क्या आत्मनिर्भरता के ऊपर जोर बढ़ रहा था, क्योंकि बहुत सारे सरकार ने जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है एक विवैश्वीकरण का दौर चल रहा था।
तो उसी समय पे भारत में आत्मनिर्भरता का दौर चल रहा था, आत्मनिर्भर भारत पैकेज लॉन्च किए जा रहे थे, तो हेल्थ सेक्टर में भी लॉन्च लॉन्च किया गया था। और ये पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का उद्देश्य था कि प्राइमरी, है ना, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों लेवल पे जो है हम उन्नत कर सकें, एक्सेल कर सकें। ठीक है, स्वास्थ्य के ऊपर खर्चे बढ़ाने की भी बात की जा रही थी। एक बात और, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आया था? आप बताइएगा जरूर, है ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आया था? ठीक है, 2017 में ही आया था, है ना, 2017 में आया था। और जो खर्च किया जा रहा है स्वास्थ्य में लगभग वो 1.15% के लगभग किया जा रहा था जब स्वास्थ्य नीति आई थी। और लक्ष्य कितना है? 2.5%। 2025 का ही टारगेट है, ये टारगेट अभी पूरा नहीं हो पाया है। ठीक है, तो हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस कर ली, आम आदमी बीमा योजना, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वो पहले डिस्कस कर लिया। तीसरा डिस्कस कर लेते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देखिए 2018 में स्कीम लॉन्च किया गया, आयुष्मान भारत। इसके दो कंपोनेंट थे, एक था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जिसको आजकल आरोग्य मंदिर कहा जा रहा है, और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक, इसमें क्या किया जा रहा है कि 1.5 लाख जो लगभग हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, है ना, उसको कन्वर्ट किया जाएगा आरोग्य मंदिर में। उनकी सुविधाएं बेहतर की जाएगी, परसेप्शन बेटर किया जाएगा, है ना, ताकि वो बेहतर काम कर सकें। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसके अंतर्गत प्रति परिवार, ठीक है, प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार, प्रति वर्ष 5 लाख का बीमा मिलेगा। ठीक है, चयन कहाँ से होगा? तो चयन सोशियो इकोनॉमिक जो सेंसस है उससे होगा, कास्ट सेंसस। ठीक है, और फिर तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि फंडिंग का पैटर्न क्या होगा? तो 60-40 होगा। 60% केंद्र सरकार खर्च करेगी, 40% राज्य सरकार। अभी कुछ देर पहले बताया था ना, ज़्यादातर स्कीम जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती हैं वो 60% जो है केंद्र सरकार खर्च करती है, उसमें 40% जो है राज्य सरकार करती है। ठीक है, आपका होमवर्क क्या रहेगा इससे रिलेटेड? होमवर्क रहेगा एक तो आयुष्मान जो डिजिटल योजना है, डिजिटल कार्ड, डिजिटल भारत। ठीक है, आप उसके बारे में थोड़ा देखिएगा, मैं योजना का नाम बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है काफ़ी वो। और दूसरा कि स्वास्थ्य कौन से सूची का विषय है। ठीक है, स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची, राज्य सूची, है ना, ये सब बातें। ठीक, अब आते हैं आगे दूसरे स्कीम। ये 2020 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो फैक्चुअल है काफ़ी, आपको याद ही करना पड़ता है। वही मैं कह रहा हूँ कि वर्ष तो याद करना बहुत ही बेसिक नेसेसिटीज है, आपको वर्ष तो याद ही करना चाहिए स्कीम्स का। 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक, क्या क्या है इसके मतलब विशेषता? तो देखिए, सबसे पहली विशेषता ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया। पीएम जो 10 है पार्टिकुलेट मैटर, प्रधानमंत्री ने पीएम जो 10 है पार्टिकुलेट मैटर 10, उसको 40% तक घटाना है। आप पूछेंगे सर घटाना है लेकिन किस लेवल से घटाना है? तो वो 2017 का लेवल होगा। 2017 में जो स्थिति थी उसके तुलना में हम घटाएंगे जो भी टारगेट्स होंगे। एक और है कि हम सारे शहर के लिए एक ही प्लान लागू नहीं करेंगे, है ना। जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है उसके अंतर्गत सिटी एक्शन प्लान लाया जाएगा। अब कानपुर की जो वायु प्रदूषण की समस्या है, क्या नोएडा की समस्या सेम होगी? नहीं होगी ना। कानपुर की ज़्यादातर समस्या जो चमड़े उद्योग के कारण है, नोएडा की अलग समस्या है, मतलब ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा, तो अलग अलग एक्शन प्लान नहीं रहेंगे। अब आता है कि उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। फिर से आकांक्षी जिला वाला देख लिया हम लोगों ने, अमृत स्टेशन वाला देख लिया, अमृत भारत स्टेशन, है ना। तो यही तो पूछ रहा है ना, स्कीम एंड यूपी। तीन तो क्वेश्चन अभी मिल गए हमें पिछले 7 सालों में, और अभी पूरे 7 साल कंप्लीट भी नहीं हुए हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये जब हम प्रिपेयर करेंगे तो स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में देख लेते हैं, क्या पता पूछ दे। स्मार्ट सिटी मिशन कब आया था? 2015 में। क्या उद्देश्य था? तो भैया सिटी को जो है स्मार्ट बनाना इसका उद्देश्य था, है ना। जो भी बेसिकली गवर्नेंस एस्पेक्ट्स हैं उसको बेटर करने की योजना थी। अप्रोच क्या होता? देखिए स्मार्ट सिटी मिशन से जो है वो एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा था, या फिर पैराडाइम शिफ्ट माना जा रहा था सिटी मैनेजमेंट में, क्योंकि इसके पहले जो है रूरल एरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस था, प्लानिंग वगैरह के ऊपर। किसी एक सरकार जो है उसने सबसे पहली बार इस तरीके से शहर के प्रबंधन को इतना महत्वपूर्ण दर्जा दिया। ठीक है, कितने शहर हैं? 100 शहर हैं,
अप्रोच क्या रहेगा मैनेजमेंट का? अप्रोच रहेगा एरिया बेस्ड अप्रोच, ठीक है, पूरा एरिया कवर करेंगे, लैंडस्केप बेस्ड अप्रोच है ना, पैन सिटी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिटी का कोई एक हिस्सा हम एक बार ले रहे हैं फिर दूसरे बार ले रहे हैं, इस तरीके से काम नहीं करेंगे, पैन सिटी कवर करेंगे। इससे क्या है, एक बेहतर योजना बन पाएगी, है ना। एसपीवी निर्माण किया जाएगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रियान्वयन के लिए, ताकि इफेक्टिव तरीके से क्रियान्वयन हो सके। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। देखिए इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ था कोविड के दौर में, और अभी भी होता है जब कानून व्यवस्था की चुनौतियां हो जाती है, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, इसी के थ्रू जो है फिर वो कंट्रोल कर पाते हैं चीज़ों को, ठीक है। पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, अटल इनोवेशन मिशन। आप कह रहे होंगे सर ये तो हलवा क्वेश्चन है। हाँ जी जी, हलवा क्वेश्चन है, कई बार इसी में गलत कर देते हैं लोग। मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक बार क्या हुआ था कि कौशल भारत जो मिशन है उसके ऊपर पूछा था कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, यूपीएससी में सवाल पूछा हुआ था, और वहाँ पे कुशलता मंत्रालय भी था। अब वो नया मंत्रालय बना था, है ना, लोगों को ध्यान ही नहीं था, उसको उन्होंने टिक ही नहीं किया बहुत सारे लोगों ने। और भरोसा मानिए एक एक दो दो नंबर, आधे आधे नंबर से तो प्रीलिम्स के लिए नहीं होता कई लोगों का, है ना, प्रीलिम्स का सिलेक्शन नहीं होता। तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर और सावधान रहने की जरूरत है, जो पता होता है ना उसके ऊपर और थोड़े सावधान रहिए, ठीक है। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है वो नीति आयोग की पहल है। कब लाया गया? तो 2018 में लाया गया, अटल इनोवेशन मिशन 2018, नीति आयोग। क्या उद्देश्य क्या है? अभी देखे थे ना, उद्देश्य पूछ रहे थे, वो पूछ देंगे उद्देश्य। उद्देश्य एक तो आप कह देंगे कि इनोवेशन है, और क्या है? और है इंटरप्रेन्योरशिप, है ना, मतलब लोग जो है बिजनेस करें, जॉब सीकर नहीं बने, जॉब गिवर बने, ठीक है। और कहाँ पे हम लोग, जी, इसके दो और चीज़ें हैं, एक है अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब में क्या होगा, इनोवेशन किया जाएगा। और है अटल इंक्यूबेशन मिशन, इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर में क्या होता है, जैसे इंक्यूबेशन जो है वो अंडे सेने वाले से रिलेटेड वर्ड है। यहाँ पे क्या है, आपको एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में आपके प्रयोग करने की इजाज़त होती है। जैसे आपने कोई टेक्नोलॉजी फाउंड किया, कोई स्टार्टअप फाउंड किया, है ना, आप यहाँ पे प्रयोग करिए, फिर सीधा मार्केट में जाइए। आप सीधा मार्केट में जाएंगे तो नुकसान ज़्यादा है ना, इसीलिए ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाते हैं। आपने सुन रखा होगा स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर, तो ये उसी तरीके की पहल है। अब आते हैं नेक्स्ट स्कीम, समन्वित बाल विकास परियोजना। अभी शायद पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने, जहाँ पे मैंने बताया था कि एनएफएसए के अंतर्गत जो है वो मिड डे मील और आईसीडीएस दोनों को लीगल बैकिंग दी गई है ना। तो समन्वित बाल विकास जो परियोजना है उसका उद्देश्य क्या नहीं है, ठीक। हम मतलब गैस वर्क लगाते हैं। देखिए पूरक पोषण, ठीक, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, आपको लग रहा है दोनों चीज़ें मिल रही है, पूरक पोषण और फिर पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है। ये दोनों तो मिल गया, आप कहेंगे सर ये दोनों तो होगा ही, ये दोनों नहीं होने वाले में तो नहीं है कम से कम। अब आते हैं टीकाकरण और परिवार नियोजन। बात की जा रही है बाल विकास की, बाल विकास के लिए टीकाकरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या परिवार नियोजन? ऑब्वियसली टीकाकरण। तो फिर ये जो है हम कहेंगे कि नहीं, ये इसका कंपोनेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे सोच करके भी हम जो है अटेम्प्ट करते हैं। बात कर लेते हैं हम आईसीडीएस के बारे में थोड़ा सा। देखिए आईसीडीएस लाया गया था 1975 में। क्या क्या इसका उद्देश्य था, तो यही उद्देश्य लिखा गया है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देंगे, पूरक पोषण, टीकाकरण होगा। कौन कौन से मतलब टीका लगाए जाते हैं ये एक बार आप देख लीजिएगा, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, पूछ देते हैं सवाल वो। तो फिर हेल्थ चेकअप्स किए जाएंगे, रेफरल सर्विसेज मिलेगी, स्वास्थ्य का आपने आशा और एएनएम के बारे में सुना होगा, है ना, वो इसी के अंतर्गत काम करते हैं। आंगनबाड़ी ये इसी के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। बेनिफिशियरी कौन कौन है, 0 से 6 साल के बच्चे, ठीक। और कौन है बेनिफिशियरी, तो प्रेग्नेंट मदर, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर, है ना। तो ये बेनिफिशरीज हैं। आपको लगेगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट में खाली चाइल्ड होगा, चाइल्ड नहीं है, माताओं को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक। एक और क्वेश्चन है, हालांकि स्कीम का कम पार्ट है, फिर भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किया जाएगा 2021 में, है ना। तो
आप देख लेंगे अगर कुछ ऐसा स्कीम है, कुछ ऐसा इवेंट्स है जो आगे होने वाला है, कहाँ पे मेज़बानी की जाएगी, राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कहाँ की जाएगी, है ना? इस तरीके के जो इवेंट्स हैं थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना? बहुत पुराने क्वेश्चंस मतलब पुराने क्वेश्चन है, उसका कुछ अगर डिस्कस करेंगे तो फ़ायदा नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया है? देखिए आप पेपर है यूपी का, है ना? कायदे से पूछना चाहिए इनको यूपी का स्कीम, लेकिन उन्होंने हरियाणा की स्कीम को पूछ रखा है। हरियाणा ने लॉन्च किया था इसको। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट एंड इनोवेटिव स्कीम है, इंपॉर्टेंट एंड इनोवेटिव, ठीक है, जिसकी चर्चा है थोड़ी न्यूज़पेपर वगैरह में, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। मतलब जहाँ से आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स वहीं पे कई बार छूट जाती हैं चीज़ें, तो आप एक बार गूगल कर लीजिएगा उस चीज़ का, अगर थोड़ा सा था चर्चा में वो, तो आप जो है उसको एक बार ध्यान में रखिएगा बस। हालांकि कम स्कीम आया है, मतलब एक ही स्कीम मिला उस तरीके से मुझे तो इन 7 सालों में, तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, है ना? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आयुष्मान भारत योजना। ठीक, अभी हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया आयुष्मान भारत योजना के बारे में, डिस्कस किया ना। आयुष्मान भारत योजना 2018 में आया था, जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और पीएम जन आरोग्य योजना, ठीक वही लिखा। यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, अभी मैंने बताया ना प्रति परिवार है, प्रति व्यक्ति नहीं है, तो स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो आपको लगेगा कि 5 लाख रुपए तो है ही, स्वास्थ्य बीमा तो है ही, तो मार देते हैं प्रति मतलब ऐसे व्यक्ति आप मिस ही कर जाएंगे। ध्यान से पढ़िएगा, है ना, तो ये गलत हो जाता है। इस योजना में होने वाले में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60-40 के अनुपात में होगी, सही बात है ये। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है सवाल कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन, है ना, राष्ट्रीय ढांचागत जो पाइपलाइन है सरकार द्वारा 2020 से 30 की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है। अगर आपको लॉन्च ईयर भी पता होता, आप यकीन मानिए इसको गलत मान देते। क्यों क्यों गलत मानते? क्योंकि जो लॉन्च ईयर है वो 2019 है, तो अगर वो मतलब क्रियान्वयन भी होगा तो 2019 से आगे के लिए होगा ना। वैसे ये इसका जो उत्तर है वो 2019 से 25, 2019 से 25 के लिए, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन फेज है। फिर एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना है, सही है ये, है ना। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन ही क्यों किया जाएगा? सृजन किया जाएगा ताकि सभी लोगों को जो है समान इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान हो सके, इन्वेस्टमेंट आ सके हमारे यहाँ, लॉजिस्टिक्स जो है जो लागत है वो कम हो सके, यही सब तो ऑब्जेक्टिव होंगे ना। तो ए गलत है और आर सही है। ठीक, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में ये पूछ सकता है कि क्या ये गति शक्ति मिशन का पार्ट है, तो बिल्कुल पार्ट है इसी का। और ये भी पूछ सकता है कि क्या इसके अंतर्गत ग्रीन फील्ड इंफ्रा कवर है या फिर ब्राउन फील्ड भी इंफ्रा कवर है, तो दोनों कवर है। ग्रीन फील्ड का इंफ्रा होता है जो बिल्कुल नया बन रहा हो, है ना। ब्राउन फील्ड इंफ्रा वो होते हैं जो पुराने कंस्ट्रक्शन हैं उनको फिर से रिनोवेट वगैरह किया जा रहा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, फिर से जन आरोग्य किसमें आएगा? 2018। देखिए ना, वही आप क्वेश्चन अगर अच्छे से मतलब वो प्रिपेयर करें तो कितना सही हो जाता है। स्वच्छ भारत अभियान 2014, क्या इन दोनों के बेस पे हमारे आंसर्स आ रहे हैं? आ रहा है। ए का टू मान लेते हैं ना, टू टू टू, ठीक है, और डी का फोर, डी का फोर, ठीक, हमारा आंसर ही आ गया। हम बात कर लेते हैं, देखिए पीएम जन आरोग्य अभियान के बारे में बात कर लिया, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बात कर लिया, रोजगार प्रोत्साहन योजना के बारे में भी बात कर लिया है ना। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना क्या है? पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना ये है कि जो ईपीएस कंट्रीब्यूशन होता है ना, ईपीएस कंट्रीब्यूशन समझ रहे हैं? ईपीएस कंट्रीब्यूशन कहने का मतलब है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो प्रत्येक एम्प्लॉय का पीएफ कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो कई कंपनियां क्या करती हैं कि इस लागत से बचने के लिए अनौपचारिक ढंग से हायर करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर लेते हैं, है ना। तो सरकार ने कहा कि नहीं, आप उसको पीएफ में इनरोल करिए, आपके जो 3 साल का खर्चा है, किसी कंपनी का जो 3 साल का खर्चा आ रहा है पीएफ का, वो हम देंगे। तो इसीलिए लाया गया था पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना। कब लाया गया था? तो 2000 कब लाया गया था? 2016 में, है ना। 2016 नहीं दिया, वही मैं कह ही रहा था, पिछले योजना में भी एक हम लोगों ने गड़बड़ी देखी थी, यहाँ पे भी है। तो जो नियरेस्ट ऑप्शन आप उसको टिक मारेंगे, है ना। अगर आपको 4 स्कीम है, 4 स्कीम में अगर आप दो के बारे में भी जान रहे हैं ना आंसर, तो लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, उसके ईयर वगैरह के बारे में देखेंगे तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं बन रहा है स्टेटमेंट। ऑप्शन इतने स्टेटमेंट क्रिएट नहीं कर, इतने डिफिकल्ट वाले क्रिएट नहीं कर रहे हैं। फिर है पीएम वय वंदना योजना, हाँ, वय वंदन
वयोवंदन योजना किसके लिए लाया गया है? तो 60 वर्ष से प्लस वृद्ध लोगों के लिए लाया गया है। क्या प्रोवाइड करने का उद्देश्य रखता है? तो इनकम सिक्योरिटी, है ना। इनकम सिक्योरिटी, इसमें क्या होगा कि जो वृद्ध लोग इन्वेस्ट करेंगे उसमें 8% का एश्योर्ड इंटरेस्ट मिलेगा उनको। मार्केट फ्लक्चुएट करता है, आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट करेंगे, बैंकों में इन्वेस्ट करेंगे तो कम इंटरेस्ट मिलता है, अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत फ्लक्चुएट करता है, जबकि जो वृद्ध है वो रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं, पैसा हमें दो, हम देंगे आपको 8% का इंटरेस्ट। ठीक है, कब लाया गया था? 2017 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? ठीक है, गेस वर्क करते हैं, मतलब नॉर्मली ऐसे इतना डिटेल से प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन गेस वर्क के थ्रू हम सही करने की कोशिश करते हैं। ठीक, एनपीएस के बारे में आप लोगों ने देख ही लिया, मतलब सॉरी अटल पेंशन योजना के बारे में देखा था आपने, 1840 वर्ष। आप रिलेट कर सकते हैं कि ठीक है, मतलब यहाँ पे भी शायद 1840 एक जो है वो पात्रता होगी, है ना। फिर इन्होंने लिखा है, मतलब दूसरा और बी और डी है इसको छोड़ देते हैं, हम सी के ऊपर आते हैं। क्या है? राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। अगर कोई एक पेंशन योजना में सम्मिलित हो गया है तो दूसरे पेंशन योजना के लिए कैसे पात्र हो सकता है वो, है ना। एक सोशल सिक्योरिटी से तो कवर ही है ऑलरेडी, तो इसीलिए जो है हम सी को मार्क कर सकते हैं। देखिए सोचने का तरीका थोड़ा सा मतलब आपको ठीक करना पड़ेगा, ये आता नहीं जल्दी, मतलब सबके गलत होते हैं। आप जहाँ पे भी रिस्क लेंगे वहाँ पे तो जो रहेगा ही ना, मतलब आपको कभी लाभ होगा कभी नुकसान होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपने मान लीजिए 10 बनाया है ना, 10 सॉल्व किया है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके नेट जो है 6 सही हो जा रहे हैं, 5 सही 5 गलत भी हो रहे हैं, तब भी तो आप मतलब पॉजिटिव गेन की स्थिति में ही है ना। तो ठीक है, रिस्क लिया करिए, आप अभी अप्रोच बनाया करिए, अभी समय भी है आपके पास। अब आते हैं ये जो क्वेश्चन है निधि कार्यक्रम के बारे में। निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हालांकि ये फ्यूचर के ऊपर पूछा गया है, लेकिन थोड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, है ना। पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, मतलब मुझे लग रहा था कि शायद दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा, जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था तो गलत ही हुआ था ये। तो थोड़ा जो यहाँ पे रिस्क लेंगे, वही मैं कह रहा था ना कि मैं रिस्क ले रहा था कि शायद 20 छात्रों के साथ इन्होंने हेरफेर किया होगा, लेकिन ये 20 छात्र बिल्कुल सही है। ठीक है, तो रिस्क लेंगे तो वहाँ पे नुकसान भी होगा। कब लॉन्च किया गया था निधि? लॉन्च किया गया था 2016 में। अब आपके लिए बेसिकली आपके लिए कंटेंट हो गया, है ना। अगर नेक्स्ट बार ये रिपीट करेंगे किसी तरीके से तो फिर आपके लिए एक अच्छा मौका, हालांकि रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट करने का पैटर्न अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रिपीट कर रहे हैं वो बड़ी स्कीम होगा, है ना, जो बड़े इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं, जैसे आईसीडीएस, स्वच्छ भारत मिशन, है ना, जन आरोग्य योजना, क्योंकि ये थोड़े बड़े इम्पैक्ट वाले बड़ी स्कीमें हैं, तो इसको रिपीट करेंगे, ये सब रिपीट नहीं करेंगे। कौशल भारत, इन सबको रिपीट करेंगे। फिर से देखिए, मतलब ये जो लाया गया है मतलब बजट वाला, इसका उद्देश्य यही था बस आपको दिखाना। बजट में जैसे देखें दूसरा स्टेटमेंट, है ना, बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि सिंचाई तथा ग्रामीण विकास को क्षेत्र अधिक केंद्रित है। तो वही बजट में कोई स्कीम वगैरह है, कोई प्लान है ऐसा, तो उसका क्या उद्देश्य है, क्या खर्चे हैं उसके ऊपर, क्या कुछ किसी पुरानी स्कीम के ऊपर जो है वो कटौती की गई है फंड की या वृद्धि की गई है ना, तो वो सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 2019 और 2018 2 सालों के और बचे हुए हैं, और होपफुली हम लोग जल्दी कंप्लीट करेंगे। कौशल भारत अभियान, ठीक है, कौशल भारत अभियान अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना, कौशल भारत अभियान के बारे में। क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट पहला है कि कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। ठीक है, बिल्कुल सही, 2015 में की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना था। अब ये सोचिए कि कौशल भारत अभियान अगर कोई विशेष वहां पे लगाया रहता टर्म तो फिर सही है ना। कौशल भारत एक ओवरऑल कुशलता को डिनोट कर रहा है, तो सूचना तकनीक में ही क्यों रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, केवल पहला। ठीक, कौन सी मिनिस्ट्री? अभी मैंने आपको बताया था उदाहरण के थ्रू, कुशलता मंत्रालय एक अलग बना हुआ है ना। ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी आपको पता ही है, भारत में युवाओं की संख्या कितनी ज्यादा है ना। ठीक है, अब आते हैं ईयर 2019 के क्वेश्चंस के ऊपर। क्या है क्वेश्चंस?
कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों की कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो ये ध्रुव है। वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसे जो छोटी स्कीम है ना, आप उसके ऊपर डिटेल में मत प्रिपेयर करिए। जैसे यही ध्रुव वाला है ना, देखिए ना, खाली ऑब्जेक्टिव के ऊपर पूछा हुआ है। हरियाली जो पिछले पूछा हुआ था, वो भी बस यही पूछा था कि कौन सा जो है केंद्र सरकार की वाटर शेड डेवलपमेंट स्कीम है। तो जो छोटे स्कीम है उसके बारे में बस ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, लॉन्च ईयर देख लीजिए, ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं। बड़ी स्कीमों के बारे में थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, जैसे पीएम गति शक्ति के ऊपर जो पूछा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के ऊपर पूछा, आयुष्मान भारत के ऊपर पूछा, है ना, तो वहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखने की जरूरत है। या फिर जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के ऊपर पूछा है उन्होंने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, है ना, जल शक्ति मिशन जो है लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? 2019 में ही, ठीक है। अब देखिए, अवधि से संबंधित है, एक स्टेटमेंट जो 4 ऑप्शन है ना, उसमें एक तो हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या है? 2019 से 2035, ये एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों होगा? इन्हें पूछ रहा है कि स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है। यहाँ पे 16 वर्ष आ रहा है। आप कोई भी स्कीम, कोई भी टारगेट, कोई भी ऐसा ले लीजिए, 16 वर्ष वगैरह नहीं रहता, या तो 3 रहेगा, या 5 रहेगा, 10 रहेगा, 15 रहेगा, या फिर 7 भी रह सकता है ना। तो ये तो पैटर्न है, ठीक। तो यहाँ पे 3 भी आ रहा है, 5 10 भी आ रहा है, और 5 भी आ रहा है, फिर एलिमिनेट करना मुश्किल है ना। लेकिन ये मतलब आंसर जो है 2019 से 29 है, ठीक। मतलब मैं कहूँगा ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, जब याद नहीं है तो आप कर नहीं पाएंगे इसको, और ऐसे थोड़ा सा याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन कोशिश करिए, याद करिए। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो आप है 6-7 या 6 से 8 पेज का मुश्किल से आपका नोट्स बनेगा। छोटे छोटे बनाइए ना, छोटे छोटे जो है लिख के रखिए, उसको बार बार याद करिए, अटेम्प्ट करिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये इकोलॉजी का भी क्वेश्चन है और गवर्नमेंट की स्कीम या फिर एक टारगेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता, भूमि क्षरण तटस्थता मतलब लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। पहले तो मतलब समझ लेते हैं लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है। देखिए, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, इसका मतलब है जितना आप लैंड यूज कर रहे हैं, जो प्रभावित हो रहा है ना, उतना ही आप लैंड रीस्टोर करेंगे। मतलब ओवरऑल जो लैंड की क्वालिटी है वो खराब नहीं होगी, है ना। लैंड की क्वालिटी खराब नहीं होगी। आप नेट जीरो से अवगत होंगे, नेट जीरो, कार्बन नेट जीरो वाला शब्द से, है ना, उसी प्रकार का कुछ ये टर्म है, समझ गए। तो इसका लक्ष्य कब तक था? 2030 तक इसका लक्ष्य था, ठीक। कुछ और चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। लैंड डिग्रेडेशन जो न्यूट्रलिटी है वो कौन से मतलब कन्वेंशन वगैरह के थ्रू ये टारगेट्स आया, तो यूएनसीसीडी, है ना। यूएनसीसीडी कब आया था? तो 1992 में, आपको पता है 3 ऑर्गेनाइजेशन उभरे थे। एक आया था यूएनएफ ट्रिपल सी, दूसरा आया था सीबीडी, तीसरा आया था यूएनसीसीडी। सीसीडी किससे रिलेटेड है? तो कॉम्पैक्ट डेस्टिफिकेशन, है ना, मरुस्थलीकरण काउंटर करने से रिलेटेड है। और भारत सरकार ने लक्ष्य किया है कि 2030 तक जो है हम लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी लेकर के आएंगे। 26 मिलियन हेक्टेयर जो है वो भूमि रिस्टोर करने की भारत सरकार ने अपने लिए लक्ष्य तय किया है, ठीक है। भूमि जो ये टारगेट है वो कौन से एसडीजी से रिलेटेड है? तो एसडीजी 15। एसडीजी मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी तो पूछ रहे हैं, फला एसडीजी किससे रिलेटेड किससे नहीं, उसके ऊपर हम एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन आप यहाँ से ऐड कर लीजिए उस चीज़ को। पूछ सकता है कि बॉन्ड चैलेंज किससे रिलेटेड है? तो बॉन्ड चैलेंज जो है इसी से रिलेटेड है, लैंड रिस्टोरेशन से रिलेटेड, और भारत जो है इसका पार्ट भी है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो ये पहल है ना। अभी हम लोगों ने बात करी थी जब उज्ज्वला योजना, वहीं पे मैंने बताया था आपको, ठीक है। उज्ज्वला योजना में ही बताया था मैंने कि सिलेंडर जो पहले क्या होता था, सब्सिडी जो है मतलब लोगों को पहले मिल जाता अपफ्रंट, मतलब वो पैसा पे करते थे, मान लीजिए 600 सिलेंडर का दाम है ना, तो उनको 300 ही पे करना पड़ता था, ठीक। सरकार जो है वो सब्सिडी फिर एलपीजी कंपनियों को देती थी। अब क्या किया गया है कि नहीं, आप जो है पैसा पे कर दीजिए पहले, आपको फिर अकाउंट में मिल जाएगा। और उसके थ्रू सरकार ने क्या किया, सब्सिडी कम कर देगा, सब्सिडी कम कर देगा, सब्सिडी कम कर देगा, अब बहुत मुश्किल से सब्सिडी मिलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एनएफएसए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, बहुत ही ज़्यादा। कब आया था? 2013 में आया था। इसके फीचर देख लेते हैं फिर आंसर्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है। एनएफएसए 2013, इसमें क्या क्या प्रोविजन है देखिए। वेलफेयर से राइट बेस्ड अप्रोच की ओर गए हैं, कल्याण से हम लोग अधिकार आधारित दृष्टिकोण की ओर गए हैं। मतलब अब आपका खाद्यान्न पाना सरकार के रहमो करम पे नहीं है, आपका अधिकार है, कानूनी अधिकार, आप जा सकते हैं। कैसे सुनिश्चित होगा? मान लीजिए अगर आपको खाद्यान्न नहीं मिला है तो आप खाद्य भत्ता के अधिकारी हैं, फूड खाद्य सुरक्षा भत्ता, है ना, फूड सिक्योरिटी अलाउंस के अधिकारी हैं, आप दावा कर सकते हैं, ठीक है। और क्या? तो ग्रामीण जो जनसंख्या है उसका 75% और अर्बन जो संख्या है उसका 50% इसके अंतर्गत कवरेज होगा। तो पूरा अगर भारत की बात करेंगे तो 66%, 2/3 जनसंख्या लगभग जो है एनएफएसए के अंतर्गत कवर है। तो अभी आप लोगों ने सुना होगा कि वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट आया था आईएलओ का, तो उसमें जो भारत का सोशल प्रोटेक्शन जो कवरेज है 24 से 48% कर दिया गया है। वो इसी कारण से किया गया, भारत सरकार ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब हमारी 66% जनसंख्या तो खाली एनएफएसए के अंतर्गत कवर है, तो आप कैसे ऐसा कर सकते हैं, है ना, कि हमें बस जो है इतनी कम रैंकिंग देंगे 24। तो डेटा पुलिंग एक्सरसाइज की गई, फिर किया गया, आप पढ़ेंगे उस चीज़ को करंट अफेयर्स में। तो 66% कवर है, ठीक। और क्या इंपॉर्टेंट बातें इसमें से, तो जो राशन कार्ड वगैरह रहेगा वो महिलाओं के नाम पर रहेगा, वरिष्ठ महिला के नाम पे, सबसे बड़ी महिला के नाम पे, ठीक है। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, तो बिल्कुल बात सही है ये। कैसे? अभी तो हम लोग डिस्कस किया था एमडीएम, आईसीडीएस, है ना, आईसीडीएस के अंदर तो महिलाएं भी कवर है, नहीं, है ना। और क्या मतलब इसमें इसके अंतर्गत जो है क्या की जिम्मेदारी जो है खाद्यान्न पहुंचाने की केवल केंद्र की नहीं, केंद्र प्लस राज्य दोनों की जिम्मेदारी है ना। लाभुक चयन की जिम्मेदारी राज्य की है और केंद्र की जिम्मेदारी बेसिकली खाद्यान्न पहुंचाने की है। खाद्यान्न पहुंचाने का भी कहाँ, एफसीआई गोडाउन तक रहेगा, एफसीआई गोडाउन से फिर राज्य सरकारें खुद देके जाती है अपने खर्चों से, ठीक है। और इसी के अंतर्गत डीबीटी का भी प्रावधान है, मतलब डीबीटी जो लोग खाद्यान्न नहीं लेना चाहते हैं वो डीबीटी के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे फिजिबल नहीं है बेसिकली खाद्यान्न पहुँचाना, वहाँ पे फिर डीबीटी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और वन नेशन वन कार्ड वगैरह अभी बनाया गया है, वन नेशन वन राशन कार्ड वगैरह, तो इसमें जो है तीनों ही सही है ना, तो तीनों ही सही है। अब आते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले, ठीक है, ईयर वगैरह डिस्कस किया था, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि उसके पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं गेस वर्क के थ्रू, ठीक है। गेस वर्क कहना गलत होगा, इंटेलिजेंट गेस वर्क, ठीक है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित हैं, ठीक। राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, ठीक है। अन्नपूर्णा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता हो ना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किससे रिलेटेड है तो फिर आप कर लेंगे। महिला किसान सशक्तिकरण, ये क्यों आएगा? आप समझिए ना, किसान सशक्तिकरण जो है वो एक अलग मंत्रालय का काम आ जाएगा, वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं है ना, कौन सा नहीं है, तो फिर महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना इसके अंतर्गत नहीं आएगा। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम कब आया था? 1995 में। कौन से उद्देश्यों की पूर्ति करता है? तो अनुच्छेद 41 एंड 42 की, ठीक। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो देखिए दो कंपोनेंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम और फिर अन्नपूर्णा। और क्या क्या है? तो विडो पेंशन स्कीम है, मतलब विधवा पेंशन स्कीम है, दिव्यांग पेंशन स्कीम है ना, एक मिनट, दिव्यांग पेंशन स्कीम है। और क्या है? तो नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है, नेशनल मैटरनिटी मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम इसी का पार्ट है, ठीक। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं इस बात को, है ना। अब आते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे फिर से पुरानी स्कीम है, लेकिन आप कहेंगे कि सर ये तो पुराना साल है इसीलिए पुरानी स्कीम। अरे भाई साहब आप देखिए तो सही, 2019 का प्रश्न है ना। और स्कीम कितने पुराने हैं? 1983, 1976, 1975, 2005, ठीक है। स्कीम पूछे क्यों है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहे हैं स्कीम, है ना। और देखिए कि कैसे अभी तक जितने डिस्कस किया हम लोगों ने उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखेंगे आप? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आया? 2005 में। डी का 3 मार्क करते हैं हम लोग, है ना, डी का 3। समन्वित बाल विकास परियोजना कब आया था? 1975 में, ये भी डिस्कस किया था, है ना। तो हम लोग मार्क करते हैं बी का 1, देख रहे हैं बी का 1। आंसर आ गया कि नहीं? दो स्कीम से, है ना। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वैसे
नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम। कब आया था? यह आया था 1983 में। देखिए कुष्ठ रोग क्या होता है? कुष्ठ रोग जो है वो एयरबोर्न डिजीज है ना, हवाओं के थ्रू फैलता है। किसके थ्रू? तो बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है। किसको इफेक्ट करता है? तो नर्व एवं स्किन को, है ना। बाबा आमटे वगैरह जो है कुष्ठ रोगों के ऊपर काफी काम किए थे। तो राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम कब आया था? 1983 में। कुष्ठ रोग कैसा है? एयरबोर्न डिजीज है, बैक्टीरिया से फैलता है, नर्व एवं स्किन को ज्यादा इम्पेक्ट करता है। अंधत्व जो निवारण कार्यक्रम है कब आया था? तो ऑब्वियसली वही बचा है हमारे पास सामने, तो यह आया था 1976 में, ठीक है। डिफरेंट प्रकार के जो ब्लाइंडनेस है उसी को हटाने के लिए ये लाया गया था योजना। अब आते हैं सीएसआर के ऊपर। सीएसआर मुझे लगता है आपका गांव, आपका शहर कभी ना कभी बेनिफिटेड रहा होगा, क्या पता आप भी बेनिफिटेड रहे होंगे, है ना। कई सारी कंपनियां जो है स्कूल एजुकेशन को भी फंड करती हैं, तो उसके थ्रू आप भी बेनिफिटेड होंगे। तो सीएसआर के बारे में स्टेटमेंट क्या है? कंपनी एक्ट 2014 ने सीएसआर को अनिवार्य बना दिया। तो सबसे पहली बात कि कंपनी एक्ट 2014 नहीं है, 2013 है ना, तो इसी के कारण से ये गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरा कि इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का लगभग 1%, 1% नहीं है, 2% है, ठीक है। आप पूछेंगे कि सर रिस्पॉन्सिबल कौन है सीएसआर को इम्प्लीमेंट कराने के लिए या फिर कंपनी को रिस्पॉन्सिबल कराने के लिए? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। एमसीए एक पोर्टल है, MCA 21, वहाँ पे सारी रिपोर्टिंग की जाती है ना। और जो 2% का प्रॉफिट होता है वो केवल लास्ट साल का एवरेज का नहीं होता है, लास्ट 3 वर्षों का होता है, ठीक है। अलग अलग क्राइटेरिया, लेकिन ठीक है, आप मतलब ये बेसिक से याद रखिए। अब आते हैं हम लोग 2018 वाले में। 2018 में 2 ही क्वेश्चन हैं, या 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है 2018 का? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा नहीं चुना गया? फिर से है ना, ये चौथा क्वेश्चन हो गया जहाँ पे स्कीम एंड उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, 2015 में लॉन्च किया गया। देखिए अपडेटेड जानकारी आप थोड़ा सा पढ़ के रखिए कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कौन कौन से जो शहर हैं वो यूपी के हैं, है ना। हृदय योजना के अंतर्गत यूपी के कौन से शहर हैं, इस तरीके के जो स्कीम है वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि यूपी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? हालांकि ये इकोलॉजी का पार्ट है लेकिन फिर भी ठीक है। देखिए यहाँ पे इन्होंने फिर से ईयर फ्रेम करने में गलती करी है। 1973 में लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, 1973 में लॉन्च हुआ था। अगर आपको नहीं मिल रहा तो नियरेस्ट ऑप्शंस में लगाइए, क्वेश्चन रद्द होगा तो फायदा ही होगा, है ना। मतलब अगर नहीं रद्द होगा तो फिर आपको फायदा ही होगा, दोनों कंडीशंस ठीक है हमारे लिए। तो आप अटेम्प्ट करके रखिए 1973 में, क्योंकि कहा ही जाता है ना जब आप क्वेश्चन फ्रेम वो जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो देखिए नियरेस्ट ऑप्शंस के ऊपर आपको टिक लगाना है, तो जो नियरेस्ट आपको सही लग रहा हो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो 1973 में लॉन्च हुआ था इंदिरा गांधी जी की सरकार में प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर किस लिए लाया गया था? ताकि टाइगर रिजर्व बनाएंगे हम और उसके थ्रू जो है टाइगर को कंजर्व करेंगे। सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन है? बिल्कुल सही, जिम कॉर्बेट, है ना। सबसे पहला टाइगर रिजर्व जो है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। पहले यूपी में ही हुआ करता था लेकिन ठीक है, जिम कॉर्बेट तो अभी उत्तराखंड में ही है ना, तो झगड़ा नहीं करना है। और टाइगर सेंसस कैसे करते हैं? कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। टाइगर सेंसस कैसे करते हैं? देखिए टाइगर सेंसस एक तो है पग मार्क, ठीक है, और दूसरा कैमरा ट्रैप, ठीक है। पग मार्क मतलब जो टाइगर चलते हैं ना तो उसके जो मार्क रह जाते हैं बरसात के बाद के दिनों में, तो जब मिट्टी थोड़ी गीली होती है तो उसके थ्रू एनालाइज करते हैं। कैमरा ट्रैप से, क्योंकि टाइगर की जो धारियाँ होती है वो सब यूनिक होती है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं ना यूनिक्स, वैसे ही उनकी धारियाँ जो होती है वो यूनिक होती हैं। तो कैमरा ट्रैप में जो पकड़ में आता है फिर उसके थ्रू एनालाइज करते हैं, फिर बताते हैं कि कितने टाइगर हैं। सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं वो मुझे लगता है शायद बांदीपुर या फिर जिम कॉर्बेट में होगा, एक बार चेक करिएगा आप इसको, ठीक है। और इसमें क्या है हमारे लिए कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन? हाँ, NTCA क्रिएट किया गया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। कब क्रिएट किया गया था? तो ये क्रिएट किया गया था 1972 में, है ना। 72 के एक्ट के अंतर्गत क्रिएट किया गया था। वर्ष कौन सा था मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसके अंतर्गत क्रिएट किया गया था। स्टेचुटरी बॉडी है। अगर पूछेगा क्या वैधानिक निकाय है तो जी बिल्कुल,
राष्ट्रीय टाइगर जो कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वैधानिक निकाय कौन हेड करता है? तो जो मिनिस्टर हैं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के, वो हेड करते हैं। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्या है? सफर है ना। देखिए कौन थे उस समय पे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, 2018 का प्रश्न था इसीलिए पूछा गया 2018 में ये बात। तो सफ़र के बारे में जान लेते हैं। सफ़र देखिए क्या है, जैसे कि इसका नाम है ना, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग। ठीक, कब लॉन्च हुआ था? 2018 में दे ही दिया है इन्होंने। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड इंडियन मेट्रो इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, उन दोनों ने डेवलप किया है। कौन कौन से पॉल्यूटेंट मॉनिटर होते हैं सफ़र के अंतर्गत? तो देखिए PM 2.5, PM10, ओजोन है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टॉल्यून टॉल्यूनिन, इसका स्पेलिंग ये है, फिर मरकरी। ठीक है, तो ये कुछ पॉल्यूटेंट मॉनिटर होते हैं। एक और हमारे पास इंडेक्स है एयर क्वालिटी से रिलेटेड, बताइए कौन सा? एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना। इसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट है, वो आपका होमवर्क है। मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन ये आपका होमवर्क है, आप करिए, देखिए इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसी के अंतर्गत जो है, आप देखते होंगे जब आते होंगे दिल्ली या फिर कहीं बड़े दूसरे शहरों में, वहाँ पे बड़े बड़े स्क्रीन में लगा रहता है ना, एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग कलर कोडिंग भी की गई है, ताकि आम आदमी भी समझ सके, है ना, कि क्या स्थिति है एयर पॉल्यूशन को लेकर के। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मतलब समझे होंगे कि स्कीम जो है वो पुरानी स्कीम का इम्पोर्टेंट क्या है, नॉलेज भी गेन हुआ होगा यहाँ से, और थोड़ा पता भी चल रहा होगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है। अगला जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो पिछले 7 सालों का जो है, वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है ना। पिछले 7 वर्षों के जो है वो, एक मिनट, है ना, पिछले 7 वर्षों के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वो भी काफ़ी मज़ेदार रहेगा। और मतलब वहाँ पर के जो पैटर्न रहे हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी के, कि पॉल्यूशन से कितने सवाल आते हैं पिछले सालों से, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उससे कितने सवाल आ रहे हैं, ये सब भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ताकि हेल्पफुल रहेगा कि कैसे करना है और कहाँ से करना है, वो भी मैं बताऊंगा, है ना। तो काफ़ी मज़ेदार सेशन रहेगा वो भी। तो नेक्स्ट सेशन में हम करते हैं उसको। धन्यवाद, पढ़ते रहिए आप लोग, लिखते रहिए मुझे, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल @ग्रामीण, एक मिनट, @ग्रामीण IAS, है ना। आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी लिख सकते हैं, 81 30 68 11 96। थैंक यू सो मच।